अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदिहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सत्ती। और हमेशा की तरह, हर रोज़ की तरह मेरी उम्मीद, ख्वाहिश और तवक्कुआत यही हैं कि आपका दिन अच्छा गुजरे, बहुत अच्छा गुजरे और हमारी वजह से वो मज़ीद बेहतर हो जाए। बिल्कुल जी, हमारी वजह से जो आपकी मॉर्निंग क्या, आपका पूरा का पूरा दिन जो है वो खूबसूरत हो जाए, हसीन हो जाए। कोशिश हमारी यही होती है कि हम आपके साथ अच्छी अच्छी खबरें शेयर करें, लेकिन ऑफ कोर्स पॉलिटिकल भी कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करनी पड़ती हैं ताकि आप इन्फॉर्म रहें और आपकी भलाई के लिए। आगे तो आने वाला बजट, तो हमारी कोशिश होगी जनाब कि एक तो हम आपके लिए आवाज़ भी उठाएं और बजट से मुतालिक छोटी छोटी जो भी खबरें होंगी ना, सब आपके सामने रखेंगे। और मदिहा, आज का मौसम बहुत अच्छा है। आज का मौसम सिर्फ कराची में, ओनली इन शहर कायद कराची। दोपहर में जब आप देखेंगे सूरज सवा नेज़े पर होगा तो यही लोग कहेंगे कि बाहर आप छत पे अगर अंडा भी रख देंगे तो वो खुद ही पक जाएगा। और बाकी तेल की बचत और इसके अलावा बाकी कई चीज़ों, गैस की बचत। लेकिन अशफाक, ये मैं आपको बताऊं, आज का जो मौसम सिर्फ कराची वालों के लिए गर्म नहीं है। अगर चित्राल की बात की जाए, स्कर्दू की बात की जाए, तो वहां पे भी जो आज पारा है ना, वो काफी हाई होने वाला है। अच्छा, सिर्फ बल्कि इसके हटके इस खत्ते के लिए पता नहीं हमारे नसीब में कोई मसला ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप अफगानिस्तान से लेके इस पूरे खत्ते का 45 है, कहीं 39 है, कहीं 40 है, कहीं 35 है, तो ये सब जगह जो है वो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और ये फ्लक्चुएट हो रहा है। कभी मौसम ठीक हो जाता है जब आप तवक्को करते हैं कि हाँ जी सब अच्छा हो गया, अब तो बारिश होने वाली है, फिर एकदम बादल गायब हो जाते हैं और आपको फिर धूप के जरिए खूब पकाते हैं। बट आई एम श्योर अब लोगों को पता चल गया होगा कि हम क्लाइमेट चेंज की बात क्यों कर रहे हैं, कि भाई क्या हो रहा है। अभी से होश के नाखून लें ताकि अपने आबो हवा का ख्याल रखें, ताकि ये जो एकदम से बड़े अजीबोगरीब मौसम आता है ना, ये मैं फेस ना करने पड़े। PSL 6 का फाइनली आज से दोबारा से आगाज होने वाला है। जबरदस्त, इंतजार की घड़ियां खत्म, छक्के चौकों की बरसात, ढोल वाले होने चाहिए। वैसे ढोल वाले होने आज चाहिए। देखेगा क्राउड। मैं तो ये तो इस पे तो मुझे केस हो जाएगा। मैंने आज देखेगा ग्रुप बोल दिया। ये आपके अंदर दिली ख्वाहिशात है जो गाने की सूरत में बाहर आ रही है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ग्रूव है वो क्या है, और नसीबो जी ने जब इतने जज्बात से गाया तो ग्रूव, जैसे आप कहते हैं कि ग्रूविंग या स्वैग भी आप इसमें कह सकते हैं। हाँ ठीक है भाई, हम अभी से सब कुछ आपको बता दें, बहुत कुछ हमारे पास टॉप स्टोरीज में नजर डालते हैं। हाँ जी। और शो के आगाज में सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक ऐसी एडिक्शन के हवाले से जो कि ना सिर्फ बड़ों को है बल्कि बच्चों को भी है, और ये एडिक्शन है मोबाइल फ़ोन की। और कुछ लोग तो रास्ते में चलते चलते मोबाइल फ़ोन पर इतने गुम हो जाते हैं कि उनको अपने आसपास किसी भी चीज़ की कोई खबर ही नहीं होती, और फिर इसके नतीजे में क्या होता है, ना सिर्फ अपना बल्कि वो दूसरों का भी नुकसान करते हैं। बिल्कुल। और अब ऐसा भी क्या है कि फ़ोन पर ध्यान देना कि अतराफ की आपको खबर ना हो और आप टकराते फिरें या खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाएं, और ऐसा मामूल की बात है। नॉर्मली हमारे साथ भी कभी कभार हो जाता है कि हम फ़ोन इस्तेमाल करते करते जा रहे होते हैं, मैसेज टाइप कर रहे होते हैं या कोई वीडियो देख रहे होते हैं। जगह जगह आपको पता है वीडियोस भी बड़ी अच्छी आ रही होती हैं, और इसमें ऐसे में आप जाके किसी में बच जाते हैं, और फिर जो है वो अगर आप किसी इंसान में बचें तो फिर भी आपकी बचत है, लेकिन अगर किसी लोहे की चीज़ से, किसी पोल से, किसी गटर में आप ये जो खंबे से बजे है ना, ये टन की आवाज़ आती है, टन की आवाज़ है ये। और ये जाके फातों ने गमला तोड़ दिया। मतलब पता नहीं ये कौन सी ऐसी वीडियो थी, कौन सी ऐसी इंस्टाग्राम पे ऐसी चीज थी जो कि आपसे मिस नहीं हो सकी। और गमला सोच रहा होगा है ना गिरना ना गिरना ना गिरना, इतने में हुड़ुक करके वो उसके ऊपर गिर गई और फिर उसका नुकसान हो गया। अच्छा, अब ये सीन है अशफाक के, मतलब लोगों को पता है कि ये एडिक्शन तो लोगों की कम नहीं होनी, सुधरना नहीं है, सुधरना तो है नहीं। तो कहते हैं फिर जी जरूरत इजाद की माँ इसलिए कहा गया क्योंकि जनूबी कोरिया के एक 28 साला जो डिजाइनर, इनका नाम है पिंग मान, इन्होंने एक ऐसा स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए तीसरी आंख मुतारिफ करा दी। और होगा ये कि जब आप अशफाक गाड़ी चला रहे हो तो आप सामने देख रहे हैं, जैसे ही आप नीचे देखेंगे तो जो आपकी माथे पे लगी हुई जो आंख है ना, ये खुल जाएगी एकदम से। ये खुल जाएगी और आपके 1-2 मीटर में कोई भी अगर ऐसी कोई चीज आएगी तो वो फौरन आपको मुतरब्बे करेगी। गाड़ी चलाते हुए चूंकि गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है और डिस्टेंस का सेंसर जो है वो चलने वालों के लिए, तो मेरे ख्याल में फिर भी बचेगा बंदा वहाँ। बिल्कुल, मतलब 1 या 2 मीटर मैटर ही नहीं करते। 1-2 मीटर तो उसका बोनट ही आ जाएगा। एग्जैक्ट। तो खैर पैदल चलने वाले, हाँ जी, पैदल चलने वालों के लिए जनाब ये थोड़ी सी बेहतर साबित हो सकती है, लेकिन उसे पिंगमिन को पता होगा कि जनाब इन्होंने सुधरना नहीं है। और खुद भी वो कई दफ़ा इधर उधर टकराया होगा, तो उसके बाद जनाब ये ऐप बनाई है उसने, और ऐसे में यहाँ पर इस मकाम पर आंख लगती है, और जनाब वो आंख लगा कर आप चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, लेकिन सोचें आप उस पर भरोसा करके
کبھی چلے جا رہے ہیں اور اچانک کوئی مالفنکشن ہو گیا اس میں پھر کی ہوئے گا. لیکن آپ کو بتاؤں اس نے اب کیا کیا ہے, یہ پلان یہ ہے کہ آگے جا کے یہ جو تیسری آنکھ جو اس نے بنائی ہے اس کو وہ اپنے موبائل کی ایپ کے ساتھ بھی لنک کرے گا, تاکہ اگر آپ نے موبائل میں بھی بزی ہو تو آپ کا موبائل بھی آپ کو بتا دے کہ جو آپ کی آنکھ سامنے والی دیکھ لی تو آپ کو موبائل سے پتہ چل جائے گا کہ ایگزیکٹلی آگے کیا آ رہا ہے. خیر آگے آ رہا ہے کوئی بندہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا. جیسے کل آپ نے دیکھا کہ جی ایمینوئل میکرون کے ساتھ ہوا, جو کہ فرانس کے صدر ہیں, اس والے سے بھی ہم بات کریں گے کیونکہ ہم نے دیکھا کل وہ اپنی کیمپین جو ہے وہ چلا رہے تھے, اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا پوری دنیا جانتی ہے. ہوا کچھ ایسا, گئے ہیں باہر, ان کو لگا باہر ان کے پیارے ان سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. بندہ ہے آپ ذرا سوچیں کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آگے سے بندہ تیار بیٹھا ہوتا ہے, میں ایک چپیڑ لگاؤں گا اس کو, یہ مجھے نظر آ جائے, تو اگلے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کوئی چپیڑ پڑنے والی ہے, کوئی مسئلہ ہونے والا ہے. وہ بندہ اتنا اس نے کارڈیلی ان سے ہاتھ ملایا. دیکھیں کتنے اپنی انتخابی مہم ہو یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو انسان بڑا اس کا ایک تعلق رہتا ہے اپنے ووٹرز کے ساتھ, اور ایسے میں دیکھیں ہاتھ پکڑ کے دیکھیں میں بتاتی ہوں یہ پتہ طریقہ واردات کیا تھا. اگلے سے ہاتھ ملایا, ایک تو ہاتھ پکڑ لیا تو ایک ہاتھ ہو گیا انگیج, اب وہ دوسرے ہاتھ سے کچھ کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے, سیدھے ہاتھ کو آپ نے انگیج کیا, آپ نے اس کے بعد اپنے پٹھے ہاتھ سے ان کو لگائی ایک تھپڑ, سیدھے سے لگایا. اس کے بعد یہ تھپڑ لگاتے ساتھ ان کا پھر دوبارہ تھا کہ ادھر سے واپس آئے گا, یہ اس کو یوں روکا گیا, یہ تو لگ گیا تھا. کیا کمال بات کی. اچھا سیکیورٹی والے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہوا کیا ہے, یہ تو چپیڑوں کا سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا ہے. میکرون نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آج میں جب باہر نکلوں گا اپنی کیمپین کے لیے تو مجھے تھپڑ جو ہے وہ ریسیو کر دیں گے. اچھا پورا فلیکس کر کے تھپڑ مارا. آپ یہ دیکھیں کہ ہاتھ کی فلیکسیبلٹی آپ ذرا چیک کریں, اور اب امید ہے کہ یہ محتاط رہیں گے میکرون, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک تھپڑ تو کھا لیا, شکر ہے مکہ نہیں مارا. لیکن 2 شخص جناب اسی وجہ سے اسی زمرے میں وہ گرفتار دوسرے کی گرفت ہوئی ہے. میں تو صبح سے یہی سوچ رہا ہوں, وہ شاید اس نے کہا ہوگا ایک اور لگا, ہو سکتا ہے وہ ساتھ ان کو لے کر آئے ہوں, مے بی یہی ہو سکتا ہے. تو سہولت کار ہو سکتا ہے کہ جناب جانا ہے تو نے, وہ پیچھے اینڈ میں نہیں مارنا, اس کے گارڈز ہیں, اس نے کہا نہیں تو ہیرو بنے گا, تیری ویڈیو وائرل ہوگی, پاکستان میں بھی تو مارننگ شو میں ڈسکس ہوگا. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈسکس. خیر آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے کراچی کی. کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں جو ترقیاتی منصوبے ہیں اور فنڈز کی فراہمی ہے, ان کو لے کے سندھ حکومت اور وفاق کے آپس میں جو شکوے شکایت ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں. جی بالکل, لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے سندھ اور وفاق کا, اور کئی معاملات پر سندھ حکومت اور وفاق میں اتفاق نظر نہیں آ رہا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تو مزاحمت کا اعلان بھی کر دیا ہے. کیا فرمایا انہوں نے, آپ سنیے ذرا. وفاق مداخلت کر رہی ہے, اگر زیادہ ہے آپ صوبوں کو دیں. بہت افسوس ہوا یہ کہا گیا کہ جی ہم سندھ حکومت کو نہیں دیں گے, سندھ کے لوگوں کو دیں گے. کہتے ہیں کہ جی وفاق کے پیسے پہ چودراہٹ کرنے نہیں دیں گے سندھ کو, یہ پیسے 70% سندھ سے جا رہے ہیں آپ کے پاس. یہ قسم کی زبان نہ استعمال کریں, یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بنائیں, ادھر نہیں برداشت کریں گے ہم. We will resist. طریقے سے سندھ کو ٹریٹ نہ کریں, 2 پاکستان نہ بنائیں. کیا ٹرسٹ نہیں ہے, صرف چور ڈاکو کہہ کے اپنے 5 سال گزار دیں گے. کیا صوبے کی الیکٹڈ حکومت سے, الیکٹڈ اسمبلی سے رائے لینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اس میں ٹرسٹ کی کہاں سے بات آ گئی؟ سندھ کے لوگوں کو صرف اس لیے خرچ نہیں کرنا چاہ رہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ آپ کا نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں ان کو سزا سندھ کے لوگ دیں گے, پورے پاکستان کے لوگ دیں گے. اور اس کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان پورے پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں, مراد علی شاہ تعصب نہ پھیلائیں. ہماری حکومت جو ہے وہ پورے پاکستان کو ایک حصہ دیکھتی ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان وہ پورے پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. مراد علی شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ غلط فیکٹس اینڈ فگرز نہ دیں. آپ نے جو خطوط لکھے ان تمام خطوط کے آپ کو جائز جواب دیے گئے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آپ کیش مانگتے ہیں. سکھر کی موٹر وے آپ چاہتے تھے کہ آپ کو پیسہ دیا جائے اور آپ بنائیں. ہم نے بار بار آپ کو بتایا کہ ہم آپ کے ہاتھ میں کیش نہیں دیں گے. آپ کی جماعت کے اندر کس کس طرح کے لوگ ہیں اور وہ کیسے پیسہ کھاتے ہیں, اس لیے ہم وہاں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بنائیں گے لیکن کیش آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. ایسی سٹیٹمنٹ مت دیجیے جس سے صوبائیت اور تعصب کی سیاست آپ کریں. پہلے ہی آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے اندرون سندھ کی پارٹی سپر کر بن گئی ہے. اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ سندھ حکومت خدارا کراچی کو چلنے دے, جبکہ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت سندھ میں 90 ارب کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے. وہ کام بھی کر رہے ہیں جو سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. مراد علی شاہ طے کر لیں کہ سندھ میں کام کریں گے یا نہیں. 4 دفعہ وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے, 6 دفعہ صوبے میں حکومت آئی ہے. 1 انچ موٹر وے کا پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں بنایا سندھ کے اندر. سکر حیدرآباد 200 ارب روپے کا منصوبہ وفاق کی طرف سے
अरबों नहीं 10 अरबों रुपए उसके पीछे लगाने के लिए तैयार हैं। 90 अरब रुपए के मंसूबे हैं सिंध के अंदर, 93 अरब पंजाब के हैं। केसीआर के अंदर जा रहा है, वो सखर हैदराबाद मोटरवे के अंदर जा रहा है, और वो फ्रेट कॉरिडोर कराची पोर्ट से पिपरी के अंदर जा रहा है। कराची के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल ये भी है कि कराची के जो तरक्याती मंसूबे हैं ये हैं ताखीर का शिकार, और इसमें शहर को पानी फराहम करने का एक बड़ा मंसूबा K4 भी शामिल है, जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से 13 साल से ज़ेर इल्तवा है। और अब K4 मंसूबे को लेकर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को एक ख़त लिखा है, जिसमें मंसूबे में पाइप माफिया के मुलव्वस होने का इंकशाफ किया है, और साथ में ये भी बताया है कि पाइप माफिया की मुदाखलत से K4 की लागत जो है अब ₹1.25 अरब तक जा पहुंची है। जी बिल्कुल, और वज़ीर आला सिंध को K4 मंसूबा वापडा से वापस लेकर FWO के जरिए कराने की तजवीज़ भी दी गई है। डिज़ाइन तब्दीली की वजह से K4 मंसूबे पर काम 2018 से बंद है। और अगर हम वैसे बात करें तो जनाब ये मंसूबा गुज़िश्ता 19 साल से ताख़ीर का शिकार है। इनिशियल एस्टिमेट इस पर लगाया गया था, वो एस्टिमेट था जनाब 25 अरब का। उसके बाद जनाब ये एस्टिमेट बढ़कर पहुंचा 150 अरब तक, यानी कि अब अगर ये मंसूबा बनेगा तो 150 अरब की लागत से बनेगा। और कराची शहर को जाहिर है कि आबादी बढ़ती जा रही है, पानी की दस्तयाबी लाजमी तौर पर है, तो तकरीबन उसके अंदर 650 मिलियन गैलन पानी इससे फराहम हो गए अगर ये बन जाता है। इसी पर हम बात कर लेते हैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब से। फ़हीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, फरमाइएगा कि ये जो मंसूबा है एक अरसे से इल्तबा का शिकार है, अब वजूहात क्या हैं इसकी? जहाँ तक K4 मंसूबे में ताख़ीर की बात है, वो तो बेसिकली इसकी कंसेप्चुलाइजेशन शुरू हुई 2002 में, 2007 में इसकी फिजिबिलिटी तैयार हो गई, फिर उसके बाद कभी फाइनेंसेस कभी फलाना इनकी वजह से, मगर बुनियादी जो डिले है वो इस वजह से ही कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो एक डिफेक्टिव डिज़ाइन है। इसको कींजर लेक से जहाँ से पानी ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है, ना वहाँ इतना पानी है, ना ही वो रास्ता जिस रास्ते से कराची पानी को लाने की कोशिश की जा रही है, पहले कैनाल के ज़रिए या पाइप्स के ज़रिए, ना वो रास्ता सही है। तो वो रूट और डिज़ाइन, ये तमाम चीज़ें, और एक जो हमारी एक ना ख़त्म होने वाली जो कह लीजिए एक कौमी हमारी निकम्मापन कह लें, या हर चीज़ को टाल देना, हर चीज़ को नहीं, ये सारी वजूहात जो हैं ये इसमें शामिल हैं। साहब ये कहेगा, क्योंकि आप कराची के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी रामिंग बात है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उन्होंने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा है और उसमें कहा है कि इस मंसूबे में पाइप माफिया जो है वो मुलव्वस है, और लागत भी जो बढ़ी है वो उसका एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस माफिया पे भी जाता है। तो ये पहले ऐसी चीज़ें नहीं पता होती? पहली बात तो ये कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इस सारे मंसूबे से असूलन कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में एंटी करप्शन वॉच डॉग्स, नैब, FIA, पुलिस, एंटी करप्शन सारे मौजूद हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बहुत सारे मौजू जो मंसूबे हैं उनके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के पास कोई ऐसी टेक्निकल कैपेसिटी नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो ये कह सकें कि पानी जो है वो कैनाल के ज़रिए आना चाहिए या पाइप के ज़रिए आना चाहिए। और जो वो बात कर रहे हैं पाइप माफिया, तो वो कौन सी पाइप माफिया है? कराची में तो एक KDA पाइप फैक्ट्री होती थी, वो भी बंद हो गई। एक और बड़ी मशहूर फैक्ट्री होती थी, वो भी बंद हो गई। कराची में तो पाइप बनाने की ईमानदारी की बात है, वो कैपेसिटी है ही नहीं। अगर आप पूरे मुल्क से निकालेंगे तो ये जो 70-80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा का, तो वो पाइप आपको प्रोक्योर करने में मुश्किल पेश आएगी। अच्छा चलिए, हो सकता है कि कोई पाइप वाले का इंटरेस्ट हो, मगर ये जो पाइप के ऊपर जो शिफ्ट हुआ है, ये बेसिकली जब एग्जीक्यूटिंग एजेंसी KWSB से वापडा में शिफ्ट हुई, उसने इसको जो है बात की, क्योंकि जिस रास्ते से K4 से पानी, जो रूट नंबर 8 था जो फिजिबिलिटी स्टडी का, जिससे लाने की कोशिश की जा रही है, वो पानी DHS सिटी और बैरियर टाउन तो जा सकता है, शायद वहाँ भी नहीं जा सकता। तो वो रूट गलत है।
रूट जो एक नेचुरल रूट कराची का बनता है, जिस रास्ते से कराची को सारा पानी अब तक आ रहा है, K1, K4, K2, ये K1, K2, K3 का, उसी रास्ते से का पानी आना चाहिए था। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में आपने कहा कि उनका उसूलन बनता नहीं है, लेकिन उन्होंने एक मशवरा ये भी दिया है कि वापडा के जरिए अगर ये करवा रहे हैं तो उससे मजीद ताखीर हो जाएगी, देर होगी, तो क्यों ना इसे FWO के जरिए कराया जाए। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? मेरे ख्याल में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये उसके ऊपर ये बात बेस करती है। पहले एग्जीक्यूटिंग एजेंसी KWSB और गवर्नमेंट ऑफ सिंध थे। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा इसके पैसे हम देंगे, उन्होंने कहा हम फेडरल एजेंसी यानी ये वापडा से एग्जीक्यूट कराएंगे। कॉन्ट्रैक्टर पहले भी FWO था और आखिरी खबरें आने तक मुझे जो पता है अभी भी FWO है। अच्छा। FWO तो इतने आसानी से कॉन्ट्रैक्ट छोड़ेगा नहीं। तो आप सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी में फर्क आया है, पहले KWSB और गवर्नमेंट, अब वापडा हो गई। सिर्फ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी में फर्क आया है, कॉन्ट्रैक्टर पहले भी FW था और अब भी FW है। सो जो सजेशंस है ना, तो वो मेरे ख्याल से नहीं, वो कह रहे हैं कि है। जनाब बनता ही नहीं है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इससे कोई ताल्लुक, और जाहिर है कि ये करना चाहिए मंसूबा, लेकिन एक मंसूबा जिसमें 19 साल लग गए हों, पानी की ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं, यहाँ पर जनाब हाइड्रेंट माफिया आम है और वो जनाब पानी चोरी कर करके महंगे दामों सप्लाई करता है, तो ऐसे में एक ऐसा मंसूबा होना चाहिए जो शहरियों को पानी सही तरीके से फराहम कर सके और प्रॉपर मिक़दार। उसमें सबसे बड़ा मसला फिर सेंसस का आ जाएगा। जब तक ये तयन नहीं किया जा सकेगा कि कराची में कितने बासी रहते हैं, तो कैसे एलोकेट किए जा सकते हैं कि उनको पानी कितना चाहिए, इनको बिजली कितनी चाहिए, इनको गैस कितनी चाहिए। सो जब तक आबादी सही काउंट नहीं होगी ना, कराची वालों आपके मसले मसाइल हल नहीं होंगे। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बूढ़े और जवानों दोनों पर हो सकता है, और आलमी अदारे सेहत के मुताबिक 25 साल से ज़ायद उम्र के हर 4 में से एक फ़र्द को आने वाली ज़िंदगी में फालिज के खतरात का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल जी। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में फालिज के मरीजों की जो शरह है वो 40% से तजावुज़ कर चुकी है, और 10 लाख लोग तकरीबन फालिज की वजह से किसी ना किसी माजूरी का शिकार हो जाते हैं। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रज़ा खैरात रिज़वी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया साहब डॉक्टर आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया यहाँ पे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हम फालिज की बात करते हैं अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, फालिज होता क्यों है? देखिए, फालिज दो तरह का होता है। एक जो है इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जिसमें दिमाग का एक हिस्सा डैमेज होने की वजह से उसकी अपोजिट साइड की वीकनेस पैदा हो जाती है। वो डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ द स्ट्रोक कि फालिज कितना सीवियर है। इस्कीमिक में ये होता है कि कोई नस बंद हो जाती है जिसकी वजह से फालिज का अटैक आता है, और हेमरेजिक में खून जमा होने की वजह से आता है। अब इन दोनों की जब वजूहात की तरफ जाते हैं तो इस्कीमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक में यूजुअली ब्लड प्रेशर आता है, डायबिटीज। लेकिन एक दवा का दूसरी दवा पे मनफी असर भी तो होता है, उसका भी आपके जिस्म पे असर होता है, वो भी चीज़ें देखनी देखिए होती जी, हैं। हर दवा का आप देखें, हम खाने में बहुत सी चीज़ें खाते हैं ना, हमें पता है कि जी हम चर्बी खाएंगे हमारी चर्बी बढ़ेगी। आप मनफी असरात पे हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं रादर देन ये सोचें कि इसका फ़ायदा कितना है। ठीक है, और ऐसी ड्रग्स हैं जो हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हर दवा का मनफी असर लेकिन नहीं सेल्फ होता। मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि जी मुझे लगा मैंने ब्लड प्रेशर था मैंने जाके गोली खा ली, ऐसा नहीं होता। देखिए, ब्लड प्रेशर एक स्प्रिंग है जिसको जिस तरह आप दबाएंगे ब्लड प्रेशर नीचे रहेगा, जिस दिन आप दवा छोड़ेंगे स्प्रिंग छूटेगा एंड यू कैन हैव यानी हेमरेज। कि आपकी बॉडी एक तरीके से बगावत में आ जाती है जब हम देखते हैं कि जब हमें स्ट्रोक होता है, हमें फालिज होता है। बिल्कुल। देखिए जी, होता इस तरह है कि डॉक्टर साहब मुझे बताएं, हम गलती कहाँ पे करें? हमारी लाइफस्टाइल में हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने ऐड कर ली हैं जिनकी वजह से, पहले हमने सुना था 40 साल से 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को फॉलिज का अटैक होता था, लेकिन अब हम ये भी देखते हैं कि जो स्ट्रोक हो रहा है वो 23-24 साल के लड़के को भी हो रहा है। तो मतलब 20 साल से भी ज़्यादा बढ़ के अगर हम बढ़ जाए तो हम रिस्क फैक्टर पे आ जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 2-3 चीज़ें हमें देखनी होती हैं। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे कोई अनयूजुअल प्रेजेंटेशन मेरी बन रही है, कोई भी एज है मेरी, मुझे उसका वर्कअप चाहिए। यूजुअली होता ही है कि जो यंग स्ट्रोक्स हैं उनमें ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग नहीं हो रही होती। अच्छा, उन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यंग एज का ब्लड प्रेशर है, यंग एज का शुगर है,
यंग एज की बढ़ी हुई चर्बी है, ये तमाम तर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनको अगर हम उस वक्त एड्रेस करके उनका प्रॉपर वर्कअप नहीं करेंगे और उनकी अंडरलाइंग पैथोलॉजी कि किस वजह से, आइदर उसमें गुर्दे की इन्वॉल्वमेंट है, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है, उन तमाम तर चीज़ों को देखना पड़ता है। अगर आप उनको नहीं देखते तो दोज पेशेंट आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ हैविंग अच्छा दीज डॉक्टर इश्यूज। साहब, एक चीज़ ये है कि विजुअल साइंस क्या होती है? मिसाल के तौर पर आपके पास पेशेंट्स आते होंगे तो उनके अंदर आप पहले से देख के आपको आइडिया हो सकता है कि जनाब इस शख्स को स्ट्रोक होने वाला है या कुछ होने वाला है। कुछ कई लोगों को मैं देखता हूँ कि जनाब उनको अगर ब्लड प्रेशर हाई है या उनको कुछ मतलब शदीद गुस्से की कैफियत में या किसके, तो उनकी नसें बाहर आ जाती हैं माथे पे या कुछ इस तरीके से। इस तरह की कोई विजुअल साइंस होती हैं कि ये कोई आगे खतरनाक हो सकता है? देखिए जी, विजुअल साइंस तो पेशेंट की प्रेजेंटेशन पे आप देख सकते हैं, लेकिन यूजुअली वो बता रहा होता है कि जब मुझे हाथ में टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, तो अब वो टिंगलिंग सेंसेशन क्यों हो रही है, कब से हो रही है। अगर आप उसकी ग्रिप देखें तो ग्रिप वीक हो रही होती है, लेकिन ये कह देना कि जी मैंने पेशेंट की नसें देख के थोड़ा सा चेहरे की डेविएशन हो रही होती है, थोड़ा सा बता रहा होता है कि जी थोड़ा सा मुझे इस तरफ से मैं देख रहा हूँ कि चबाने में तकलीफ हो रही है, ड्रूपिंग ऑफ आईज है, आंख पूरी बंद नहीं हो रही है, फेशियल आप एक साइड से लूजन अप हो रहे हैं। हाँ, तो एक सर साइड से- इलाज क्या है इसका? हाँ, इलाज देखें, इलाज सबसे पहले तो हमारे प्रिवेंशन की बात जो मैंने अभी आपसे की ना, कि जी हमें अगर हमारी जो भी अंडरलाइंग डिजीज़ है, लाइक हमारे लिपिड्स बढ़े हुए हैं उनका इलाज करें, ब्लड प्रेशर है उसका इलाज करें, शुगर है उसका इलाज करें, एंड हार्ट है उसका इलाज करें। ये तमाम तर चीज़ें यानी उनका कि इलाज सारा इलाज यही है कि आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना। हेल्दी लाइफ स्टाइल करना है, और साथ में मॉर्निंग इवनिंग वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो करने से एटलीस्ट हमारी बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज रहती हैं। उसके बाद इलाज की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ 2 फेज ऑफ इलाज के हैं, एक ट्रीटमेंट, दूसरा रिहैबिलिटेशन। अच्छा, ट्रीटमेंट में अनफॉर्चुनेटली अभी पब्लिक सेक्टर में नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इसका बड़ा एग्रेसिव मैनेजमेंट हो रहा है। अच्छा, वो कैसे? हाँ, एग्रेसिव मैनेजमेंट में जैसे अगर हमारा इस्कीमिक स्ट्रोक है तो उसके लिए कुछ इंजेक्टेबल्स हैं, और फिर जैसे हम एंजियोप्लास्टीज करते हैं, एंजियोग्राफीज करते हैं, उसी तरह ब्रेन की एंजियोग्राफी करके क्लॉट को वहाँ से रिमूव किया जाता है, ताकि वो जो उसकी सर्कुलेशन है वो वापस खोल दी जाए, ओके। डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द क्लॉट क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज ऐड करके, वॉक ऐड करके इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है देखिए, इसकी प्रिवेंट प्रिवेंशन करने का ताल्लुक, अगर आपका ब्लड प्रेशर प्रॉपरली चल रहा है, आपकी शुगर कंट्रोल में है, आपकी हार्ट डिजीज, आपकी लिपिड्स, देखिए आप इसे कम कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट से कि जी मुझे होगा नहीं, मुझे, क्योंकि जिस आप ये देखें कि बहुत सारे एज ग्रुप में हो रहा है, आपको अपना पूरा प्रॉपर फॉर वंस आपका एक प्रॉपर वर्कअप, व्हेन यू क्रॉस 40-45, आपके एक साल में 2 साल में एक प्रॉपर वर्कअप होना चाहिए। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ हम कोई वर्कअप नहीं कर रहे होते, हमें पता ही नहीं कि हमारे लिपिड्स कहाँ पहुँचे हुए हैं, और दूसरी सबसे हम जाते ही नहीं, हम इतना इजी लेते हैं, हाँ। अनलेस और अंटिल हमें कुछ हो ना जाए, हम सड़क पे कभी ठोकर लग के गिर ना जाए, हमें वैसे एकदम बेहोश ना हो जाए, हमें तब याद आता है कि हमें मैं तो डॉक्टर उस के वक्त पास हमारी जाना सारी है। मोहब्बतें जागती हैं, घर भी पीछे पूरा खड़ा हुआ होता है कि डॉक्टर साहब इसकी जान बचा लो, लेकिन उस वक्त मोहब्बत इतनी नहीं होती कि सुबह उठ के खाओ उसको एक खाओ गोली खिला निहारी दें। खाओ खाओ ओह। खाओ बिरयानियाँ खाओ। हाँ, ये एक इतनी मज़े मोहब्बत वाली हमारे बिरयानी बच्चों खाओ। को हमसे नहीं होती, हाँ। या हमारी फैमिली को हमसे नहीं होती कि हमें एक गोली खिला दें। हाँ। ये मोहब्बत उस वक्त जागती, मोहब्बत उस वक्त जागती है जब वो बिस्तर मर्ग पे पड़ा होता है, सारे खड़े होकर रो रहे होते हैं, डॉक्टर कुछ भी बिल्कुल, ये कर बड़ा नहीं जरूरी, जानता। इसलिए अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे जान का अजाब बन जाते हैं हमारी को मेडिसिन या हमें खिलाने में, तो बेशक मैं कहती हूँ वो अजाब बन जाए, लेकिन उनको मेडिसिन जरूर खिलाएं अगर आपको उनसे प्यार हो। दिस इज द इमेच्योरिटी ऑफ द फैमिली, हाँ। पेरेंट्स अगर वो दवा नहीं खा रहे हैं, हाँ। दिस इज इमेच्योरिटी ऑफ द पर्सन, वो ना दवा ना खा रहे या फिर हॉस्पिटल भी ना जा रहे हो, जी, बिल्कुल। बच्चों को भी अजियत में डाल देते हैं। बहुत आपको शुक्रिया जी, एक चीज़ रिजवी बताऊं, साहब हमारे अच्छा, साथ मौजूद थे यहाँ पर। और अब जरा एक और मामले के हवाले से बात करें, क्योंकि हमने कल देखा कि कल कनाडा में जो ओंटारियो में जो हुआ था, इस्लामोफोबिया जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, और कनाडा एक ऐसा मुल्क जो कि अमन पसंद मुल्क जिसको कहा जाता है, जो एक फलाही रियासत जिसको कहा जाता है, वहाँ पर ऐसा वाक़या होना बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है। बिलाशुबा, और जाहिर है कि उस वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है, और हमने ये खबर नशर भी की थी गुज़िश्ता रोज़ भी कि 4 अफराद को किस तरह से, जिसमें 2 ख़वातीन और एक बच्ची थी शामिल थे, उनको जनाब किस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया, और पुलिस इस वाक़े को नफरत पर मबनी जुर्म करार दे रही है। दहशतगर्द ने पाकिस्तानी खानदान को मंसूबे के तहत उस वक्त निशाना बनाया जब वो मामूल की चहलकदमी कर रहे थे। बिल्कुल जी, और मुसलमानों के खिलाफ कनाडा में नफरत अंगेज वाक़यात कोई नई नहीं है, बल्कि 2017 में मस्जिद के बाहर दहशतगर्द की फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक हुए थे, 8 अफराद जख्मी हुए थे, जबकि कनाडा में मुसलमानों के खिलाफ 2019 में 181 वाक़यात हुए थे हेट पर मबनी, जबकि 2020 में 166 नफरत अंगेज वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। और कैनेडियन वज़ीर आज़म कहते हैं कि नफरत अंगेज और नस्ल परस्ती जैसे वाक़यात के लिए कनाडा में
कोई जगह नहीं है। साथ में उनका ये भी कहना था कि इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। Three generals of the Afzul family, Salman, Madia, their children Yumna and Fayaz, and their grandmother. Their lives were taken in a brutal, cowardly, and brazen act of violence. This killing was no accident. This was a terrorist attack motivated by hatred in the heart of one of our communities. We'll continue to fight hate online and offline, which includes taking even more action to dismantle far-right hate groups. And we'll continue doing everything we can to keep communities safe. वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट के ज़रिए कहा कि दहशतगर्दी का वाक़या मगरबी मुल्कों में बढ़ते इस्लामोफोबिया की अक्कासी करता है। आलमी बरादरी को इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। कौमी असम्बली से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि यूरोपीय मुल्कों को इस्लामोफोबिया के बढ़ते ट्रेंड की तरफ तवज्जो देना होगी। टोरियो कनाडा में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें 5 अफराद एक पाकिस्तानी कैनेडियन फैमिली के मुतासिर हुए, 4 शहीद हो गए और एक बच्चा जिसकी उम्र 9 साल है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। इस्लामोफोबिक अटैक्स ये एक ट्रेंड हम कुछ अरसे से देख रहे हैं। दे आर ऑन द राइज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। पिछले 2 साल से हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवा रहे हैं। ये बढ़ता हुआ एक ट्रेंड है जो तशवीशनाक है। और इस्लामोफोबिया को क्राइम अब डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अशफाक वो लोग जो कि कनाडा में, अमेरिका में या दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं, जब वो हिजाब लेते हैं तो स्पेसिफिकली हमने देखा है कि लोगों की नफरत उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने भी फ्रांस का नाम लिया, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं वो उन लोगों पर अटैक करते हैं जिन्होंने हिजाब लिया होता है, जिनकी शक्ल से पता चल जाता है। आप ये देखें कि इन मुल्कों में कानून साजी की जा रही है। Yes. जहाँ पर इस्लामोफोबिया की बात की जाती है, गुस्ताखाना खाकों की अशात की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है। वहाँ पर जनाब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है, लेकिन होलोकॉस्ट के मामले पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता। तो बहरहाल काफ़ी तजाद पाए जाते हैं इवन मगरबी मुआशरे में भी। तो इसी पर बात करने के लिए जो वाक़या हुआ कनाडा में, पाकिस्तान के सफ़ीर रज़ा बशीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑब्वियसली रज़ा बशीर तारड़ साहब, ये बड़ा आप लोगों के लिए भी बड़ा एक अफसोसनाक वहाँ पर सिचुएशन रही होगी और आप लोग ज़ाहिर है कि उन फैमिली से कनेक्टेड भी होंगे, उस फैमिली से जो कि मुतासिर हुई हैं। तो ये बताइएगा कि जो इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है उसमें अभी तक क्या चीज़ सामने आई है? इसमें एक 20 साल नौजवान को हिरासत में लिया गया है जो मुल्ज़िम है इस वारदात में, और ये अथॉरिटीज़ की तरफ से ये बात सामने आई है कि ये एक इस्लामोफोबिया में रूटेड एक्ट ऑफ टेररिज्म है, एक हेट क्राइम है। और इसमें ये है कि बच्चे की जहाँ तक सवाल है रिलेटिवली स्टेबल है, जो हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। फ्रैक्चर वगैरह हुए हैं, ही रिमेन्स इन सेडेशन। और बाकी ये है कि तहकीकात हो रही हैं। कुछ यहाँ पे ज़ाहिर प्राइवेसी कंसर्न वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा फैक्ट्स उसमें नहीं आते प्रेस में, लेकिन हम इनफॉर्मल मीन्स से भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हम कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, उनकी फैमिली के साथ भी इन टच हैं, और हुकूमत को भी हम बिल्कुल रियल टाइम में इनको हम वी आर कीपिंग देम अपडेटेड। वज़ीर ख़ारजा साहब बज़ाते खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और तमाम रात हम उनको अपडेट करते रहे हैं, और आपने देखा भी होगा। बिल्कुल। और रज़ा साहब, दिस इज़ द हाई टाइम कि अब हम वाइट टेररिज्म को भी दुनिया के सामने लेकर आए कि किस तरीके से वाइट टेररिज्म की वजह से मासूम लोगों की जानें जाती। अब ये बताइएगा कि जो 20 साल के जो हमलावर था, इससे मुतालिक क्या मालूमात सामने आई हैं? क्या इसका किसी दहशतगर्द तंजीम या गिरोह से कोई ताल्लुक है, किसी के राब्ते में था? और अगर ये नहीं भी है, अगर कोई और मुसलमान किसी भी पाकिस्तानी किसी से भी ऐसी छोटी सी भी गलती होती तो यहाँ पर तो पूरे उसके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया यहाँ पर। जी बिल्कुल हो सकता है जी, ये अभी मतलब उस पर इंडिकेशंस हैं, ज़ाहिर है जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी। बहरहाल ये है कि 20 साल नौजवान है, ज़ाहिर है इतना मैच्योर तो नहीं होगा, कोई ना कोई उसको मिसगाइडेड किसी आइडियोलॉजी में सकता है कि उसका
हो एतकाद आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में चीज़ें आएंगी और फिर ये अगर ये एक कोई बड़ी साजिश है तो उसका भी पता चलेगा और अल्लाह करे कि बड़ी साजिश ना हो, क्योंकि उससे फिर अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइज तरीके से अगर कोई सिस्टमेटिक किस्म की एक रेशियल प्रोफाइलिंग या रिलीजियस एथनिक प्रोफाइलिंग करके अगर अटैक करने वाला मामला है तो ये बहुत ही जो है डेवस्टेटिंग होगा जी, कनाडा के लिए भी, उसकी रेपुटेशन के लिए भी, और यहाँ पे जो जनरली इंटरफेथ रिलेशंस हैं और जो इंटर कम्युनिटी जो हार्मनी है उसको दे सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया रज़ा बशीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आई एम श्योर कि इस वाक़े पर लाजमी तौर पर जो कैफिर किरदार तक इस मुजरिम को पहुँचाया जाएगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो हो जाए एक बार फिर से तैयार, लुडियां, गिद्दे, टप्पे, सब कुछ हमने करना है, लेकिन अपने घरों में बैठ के, क्योंकि आज PSL 6 के जो बकिया मैचेस थे उनका फाइनली होने जा रहा है बड़ी दुआओं के बाद दोबारा से आगाज, और इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आज होंगे मुकाबिल। हाँ, ये लाहौर कलंदर्स और गिलवे लाहौर के इस्लामाबाद यूनाइटेड। जी, और मैं तो वैसे कराची को भी रिप्रेजेंट करता मैं भी हूँ और करती हूँ, मैं मौका पड़ने पर अपनी टीम बदल लेता हूँ, तो ये क्योंकि बहुत अच्छा साइन होता है, क्योंकि आई वॉज बॉर्न इन कराची, उसके बाद जनाब मेरी तरबियत जो है वो इस्लामाबाद में हुई, तो फिर ये पांसा बदले में एक साल लाहौर भी रहा था, तो खैर वो अगर लाहौर कलंदर्स परफॉर्म करेंगे उनकी साइड पे भी जा सकते हो। तो बहरहाल इस हवाले से मैचेस शुरू होने जा रहे हैं और आज क्या सेटअप होगा, शाहिद हाशमी खुसूसी बराए खेल हमारे साथ अलसुब बराह रास्त मौजूद हैं। तो शाहिद भाई बताइएगा, आप कितने एक्साइटेड हैं? आप तो माशाल्लाह आवाज भी आपकी अच्छी है, तो मदीहा नकवी और आप तो गुनगुना भी सकते हैं जो इसका PSL का सॉन्ग है। हाँ, बल्कि मैं कहती हूँ घो जगीत बिल्कुल कर सकते हैं, और एक्साइटमेंट तो जाहिर है उरूज पर है। आज से मैच हो रहे हैं, पहला मैच है आज लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। जितनी प्रॉब्लम्स हुई ना, उसके बाद मजीद एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि वीजा नहीं थे, टिकट नहीं थे, परमिशन रिवोक हो गई, उस वजह से लोगों का इंतजार और बढ़ रहा था, क्रिकेट की भूख बढ़ रही थी, तो वो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। चलिए जी, और अब आपको तवक्कात आज के मैच के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें, कौन सी टीम लगता है आज बाजी मार जाएगी? देखिए इस बार दोनों टीमों में बड़ा पावर है, का भी, बैटिंग की, फील्डिंग का भी, तो दोनों इवनली मैच्ड हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा लाहौर को एडवांटेज इसलिए कि उनके पास विकेट टेकिंग बॉलर बहुत ज्यादा है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और दिलबर हुसैन, ये तीनों बड़े विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तीनों बहुत अच्छे बॉलर हैं। वो शायद एक एडवांटेज लाहौर कलंदर को मिल रहा है, और फिर ऊपर पावर बहुत अच्छा उनके पास है, फखर जमान है उनके पास, और उनके पास बैंड डंक हैं, हफीज हैं, तो थोड़ा सा पावर मुझे लाहौर कलंदर का ज्यादा लग रहा है। तो मेरा वो नफसियाती बर्तरी नहीं लगती, क्योंकि देखिए एक तरफ हम देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है, 2 बार PSL की चैंपियन है, दूसरी जानिब लाहौर है, वो कभी बड़ी मुश्किल से पिछले सीजन में पहुंची थी आगे, तो आपको नहीं लगता नफसियाती बर्तरी हासिल होगी इस्लामाबाद को? नहीं, मेरे हिसाब से मैं नफसियाती बर्तरी को इतना नहीं मानता। हाँ, अगर उसी इवेंट में हराया होता है तो फिर जब दूसरा मैच खेल रहे होते हैं तो थोड़ी सी मोमेंटम भी है लाहौर के साथ। कौन है? अब तो मोमेंटम भी है लाहौर के साथ, यकीनन लाहौर के पास मोमेंटम अच्छा जी, है। अब जो है वो हमने बात बहुत कर ली इस पे मैचेस के हवाले से, जाते जाते आप जरा गुनगुना दें ये जो आज वेखेगा क्राउड, अगर मदिया साथ देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। इतना कमाल मौका है हाशमी साहब, चले जी, तो आज कुछ हो जाए। वेखेगा क्राउड, आज वेखेगा क्राउड मेरा ग्रुप टीवी पे। क्या बात है। मुझे तो लग रहा था कि आज कोई सुरों की बरसात वो आप साथ में करेंगे, साथ में कोई ना कोई शेर भी आप कहेंगे, कोई बात नहीं चाहिए जनाब, इंशाल्लाह हाशमी साहब आपके साथ हमारा अब ये साथ रहेगा इंशाल्लाह 24 जून तक, जब दिन है आखिरी मैच। बहुत शुक्रिया जी, शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और फाइनली आज जब मैच आएगा तब मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा, ठंडक मिलेगी आंखों को कि हाँ मैच दोबारा से रिज्यूम हो गए हैं। जी बिल्कुल, और इसी हवाले से जनाब आप ये देखिए कि कितनी एक्साइटमेंट है, और जो दरमियान में मोमेंटम था, मैचेस कंप्लीट होने थे, अब मैचेस दोबारा होने जा रहे हैं। PCB को क्रेडिट जाता है, फ्रेंचाइजीज को क्रेडिट जाता है, जो प्लेयर्स हैं उनको क्रेडिट जाता है, और आई एम श्योर कि दे आर देयर विद द पॉजिटिव मेंटालिटी, और चीजें अब बेहतरी की जानिब जाएंगी। बिल्कुल जी, तो आज रात होगा मैच, एक छोटी सी ब्रेक अभी ले रहे, हमारे साथ रहेगा। जी जनाब आली, और अब आज के दिन में टाइम नहीं बताऊंगा,
کیونکہ ٹائم روز ایک ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جب اس وقت ہم آپ سے بات کرتے ہیں اس وقت 10:04 ہو جاتے ہیں. کل آپ نے 4:15 بولا تھا منٹ. جی تو آج بھی 4:15 ہی ہوئے ہیں، لیکن میں نے کہا نہ بتاؤں کیونکہ پھر جو ہے وہ بستی کے چانسز ہوتے ہیں اگر ٹائم آگے پیچھے ہو اور آپ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی. تو بہرحال یہ پیار ہے، برا وقت تو کسی میں بھی آ جاتا ہے جی. سورج کو اگر گرہن لگ سکتا ہے تو کسی کو بھی لگ سکتا ہے جی. بات تو آپ نے بالکل ٹھیک ہے، اور کل تو سورج کو گرہن لگنے بھی والا ہے، لیکن آپ اور میں ہم لوگ سورج گرہن نہیں دیکھ پائیں گے. سکتے. حالانکہ یہ ہوگا رنگ آف فائر، لیکن ہم نہیں دیکھ سکیں گے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے لکی چل رہے ہیں اس پر. بالکل جی. اور ساتھ میں لیکن جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے تو بہت ساری جو ستاروں کی چال پڑھنے والے لوگ ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ جی کس طریقے سے اب زمینی حالات جو ہیں وہ چینج ہوں گے، اثرات کیا ہوں گے، اس حوالے سے بات کریں گے. سیاحت میں ہم نے دیکھا ہے کہ پورے کووڈ کے ٹائم میں جب بیرون ملک ہم ٹریول نہیں کر سکتے تھے تو اندرون ملک سیاحت میں بڑا اضافہ ہوا جی. ریکارڈ توڑ جناب. آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں اب اکثر ہم یہاں جا رہے ہیں، ہم لنڈن جا رہے ہیں، ہم پیرس جا رہے ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں، ہم یہاں جا رہے ہیں، اب وہ سری پائے جا رہے ہیں، اب وہ دیوسائی جا رہے ہیں، اب وہ ناران جا رہے ہیں، اب وہ کاغان جا رہے ہیں، اب وہ گلگت جا رہے ہیں. کچھ لوگ ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایسے. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. بہت ساری چیزوں میں بات کریں گے لیکن ٹاپ سٹوریز. جعلی تعیناتی کا اسکینڈل سامنے آ گیا. پنجاب پبلک سروس کمیشن میں جعلی خطوط پر تقرریاں. محکمہ صحت میں 18 نرسوں کو نوکریاں دی گئیں. صوبے کے 2 بڑے اسپتالوں میں 4 سال سے پوسٹنگ ہے. کورونا کی وبا میں پاکستانی سیاحت کا ریکارڈ توڑ کاروبار. پابندیوں کے خاتمے کے بعد اچانک تیزی. گزشتہ 2 برس میں ملک کی ٹورزم کی صنعت میں 250% اضافہ ہوا. اور ذہانت کسی کی میراث نہیں. پنجاب کے شہر لیا کے کم پڑھے لکھے نوجوان اسامہ عرف جگا کے ٹیکنیکل کام کی دھوم. گاڑیوں سمیت مختلف تیار کردہ ماڈلز پر حقیقت کا گمان ہوتا ہے. جی تو جناب سورج گرہن سے متعلق خبر شامل کرتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے جس طرح سے انیشلی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس سال کا پہلا سورج گرہن 10 جون کو یعنی کہ کل ہوگا اور ہم نہیں دیکھ پائیں گے. بالکل جی. البتہ یہ جو سورج گرہن ہے یہ روس، گرین لینڈ، شمالی کینیڈا، شمالی ایشیا، یورپ اور امریکہ میں ضرور دیکھا جا سکے گا. اور پاکستانی وقت کے مطابق سورج گرہن دوپہر 1:12 پر ہوگا اور 3:42 پر اپنے عروج پر ہوگا. یہ ٹائمنگ ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ اشفاق ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب بھی سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے تو وہ خواتین جو کہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کو لوگ بہت کہتے ہیں کہ بھائی اپنا خاص خیال رکھنا ہے، ان چیزوں سے دور رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا اور لوہے کو ہاتھ نہیں لگانا. تو 100 قسم کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان خواتین کو سمجھائی جاتی ہیں. بالکل. اور ظاہر ہے کہ اس کے کیا اثرات آج بات کریں گے، کیا اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں، کیا پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں، سورج کی طرف دیکھنا نہیں دیکھنا چاہیے، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. جناب اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر علم نجوم ہمایوں محبوب صاحب. السلام علیکم ہمایوں بھائی. جی وعلیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو یہ جناب فرمائیے کہ سورج گرہن کل ہونے جا رہا ہے، ویسے یہ کیوں ہوتا ہے سورج گرہن؟ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے کہ اب اگر اس کو میں اپنی زبان میں کہوں تو یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا چاند آ جاتا ہے. ہماری زبان جو ایسٹرولوجیکل زبان ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سن یا مون جب راہو اور کیتو کے درمیان آتے ہیں، ایک زمیں کا سایہ ہے، ایک چاند کا سایہ ہے، تو یہ گرہن لگتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کسوف اور خسوف کی نمازیں رکھی ہیں، کوئی وجہ تو ہے. اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طویل نمازیں پڑھتے تھے اس کے لیے، اور آپ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ابھی میں جب الحمدللہ اسی سورج گرہن کی کنٹینیوٹی میں بول کے گیا تھا، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا نئی بیماری آ رہی ہے بلیک فنگس انڈیا میں، جی ڈی پی ان کو ڈینٹ لگے گا، سنجرانی صاحب جیتے، یہ سب اس کی کنٹینیوشن چل رہی ہے. اور پی ڈی ایم کچھ نہیں کر پائے گی، عمران خان چلتے رہیں گے. آج وہ دیکھ لیجیے، آج اس بات کو 4 مہینے ہو گئے الحمدللہ. اب یہ جو سورج گرہن ہوگا، سوری ٹو ٹیل، لیکن بہرحال جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ہے وہ چیزیں تو ہونی ہے. یہ دنیا میں انسرٹینٹی پیدا کرے گا، خاص طور پہ ابھی کل ہے لیکن یہ 48 گھنٹے پہلے اثرات دیتا ہے. کینیڈا میں کبھی آپ نے سنا تھا یہ جو دہشت گردی کا کل واقعہ لیکن اس سے پہلے ہاں یہ چیزیں ہو رہی تھیں کہ سورج گرہن کے انفلوئنس میں یہ ایریا سارا آ رہا ہے، کینیڈا، شمالی امریکہ، گرین لینڈ، یہ سب چیزیں.
تو اس کے اثرات ہماری ایسٹرالوجی میں 48 گھنٹے پہلے شروع ہوتے ہیں اور 48 گھنٹے ہونے کے بعد تک انٹینس ہوتے ہیں اور 6 مہینے تک اس کا اثر چلتا ہے. اور اب کے جو بارشیں ہوں گی ان میں آپ ہوا کی شدت دیکھیے گا کہ ہوا، کیونکہ برج ایسا لگ رہا ہے جہاں پہ ہوا طوفان، یہ بارشیں ادھر، جو بارشیں ادھر ہوں گی ان کی بات کر رہے چاہے ہیں یہاں ہوں چاہے وہاں ہوں. اچھا ایک پوری بات دنیا میں، پوری دنیا گلوبلی بات کر رہا ہوں. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، سورج گرہن چاہے نظر آئے یا نہ آئے، اثرات ہوتے جہاں نظر آئے گا وہاں یہ امپیکٹ دے گا 95% اکارڈنگ ٹو ویدک ایسٹرالوجی. جہاں نظر نہیں آئے گا وہاں 55 to 65% اس کا انفلوئنس ہوتا ہے. یہ جو احتیاطیں کہی جاتی ہیں کہ یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے، وہ کرنی ہے، حاملہ خواتین کے حوالے سے جس طرح سے مدیہ نے انیشلی بات کی تھی، تو یہ یہاں پر بھی لاگو ہے. دیکھیں میڈیکل سائنس تو شاید اس بات کو نہیں مانے گی، لیکن اس کا بہرحال ایک تجربہ اور اس کا مشاہدہ ہے کہ اس کا امپیکٹ آتا ہی آتا ہے. خاص طور پہ حاملہ خواتین اگر چاقو، چھری، قینچی، کوئی نوکدار چیز اٹھا لیں تو وہی چیز یا جس چیز پہ وہ کٹ مارتے اس کا امپیکٹ بچے پہ آنے کا امکان ہوتا ہے. میڈیکل سائنس نہیں مانے گی لیکن بہرحال اس کا امپیکٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے کیا اس کے بھید ہیں وہ تو میرا رب ہی جانتا ہے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سورج گرہن، سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں، جب لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے اور آپ نے بتایا تھا کہ نئی بیماری ہے کہ بلیک فنگس، اللہ پاک نے شکر ہے پاکستان کو اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے، انڈیا میں بہت پہلے یہ محفوظ رہے کیا گا. یہ جو ابھی سورج گرہن لگنے جا رہا ہے اس سے اس کرونا کو کوئی ڈینٹ پڑے گا، یہ کم کرونا ہوگا؟ پہ دیکھیں کرونا کا ایک تو آلریڈی علاج دریافت ہو چکا ہے، اب تو ویکسینیٹ ہونا ہے نا انسان کو. ایک چیز تو ڈسکور ہو گئی، علاج آ گیا. کرونا کو تھوڑا سا یہ ضرور گرائے گا، انٹرنیشنلی گرائے گا، اس کو ڈینٹ مارے گا، لیکن یہ اسٹیمولیٹ ہو جائے گا جب سرٹن کی ڈگریاں ایک مخصوص سٹیج پہ پہنچیں گی. اب آپ کو میں ایک اور، ہر دفعہ اللہ کے کرم سے آپ کو کوئی دھماکے دار خبر دے کے جاتا ہوں. اس دفعہ میرا پسندیدہ ہے ذلت مودی کی، میں سیریل چلا رہا ہوں پچھلے 2 سال سے. تو اب آپ دیکھیے گا آج جو انڈیا کا ایریا ہے، جتنا بھی ایریا ہے ان کا ٹیریٹری، اس میں سے کتنا مائنس ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے گا. اچھا یہ انڈیویجولی یہ بتائیے گا کہ لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے یا پھر ستاروں کے حساب سے کون سے ستاروں کے لیے ٹھیک رہے گا، کون سے زوڈیک سائنس کی میں بات ہاں زوڈیک سائن، یہ آپ نے خود ہی کریکشن کر دی. دیکھیں یہ ہو رہا ہے جیمنائی میں، تو اب اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ جو میں اس کا امپیکٹ جو لوں گا وہ لوں گا جیمنائی، ٹورس اور ایریز. کیوں؟ جب ایک گھر میں آگ لگتی ہے تو جو لیفٹ رائٹ پہ گھر ہوتے ہیں ان پہ بھی اثر آتا ہے، دھواں وہاں بھی آتا ہے، تپش وہاں بھی آتی ہے، تو وہ پڑوسی برج جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. کچھ کے لیے اچھا بھی ہوگا اور پاکستان کے لیے بیماری کی صورت میں ہوں گے یا فائنینشیل لاس کی صورت میں؟ دیکھیں مدیہ، یہ بیماری بھی آنے کا امکان رہتا ہے. اور اس دفعہ جو مجھے لگتا ہے میں بھی، عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، کہ یورپ سائٹ پہ اور اس جگہ پہ کوئی نیا وائرس، کوئی نئی چیز دریافت ہو. انڈیا پہ تو امپیکٹ اب دوسرے آئیں گے. اور یہ جو آپ کو دنیا بڑی سکون میں لگ رہی ہے نا اس وقت، اب آپ دیکھیے گا ایک جنگی ماحول اور وار جسے کہتے ہیں نا، اس کی شروعات ہونے لگیں گی. اور یہ جو اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یورپ سائڈ پہ، لیکن یہ نہیں میں کہہ رہا وار ہو جائے گی، لیکن اس کی شروعات ماحول. لیکن جس طرح سے آپ نے نیا وائرس کی بات کی، ابھی کچھ دن پہلے ہم نے کہا کہ خبر سنی تھی چائنا میں برڈ فلو کی ہیومن ٹرانسمیشن کا کیس ایک سامنے آیا تھا. تو چائنا سے نہیں آپ کہہ رہے ہیں اس دفعہ؟ نہیں، چائنا کا تو انہوں نے وہاں سے جو ہونا تو ہو گیا، وہ تو جو چیز ہونی تھی. لیکن اس دفعہ امکان دیکھیں، آپ نے ابھی خود اپنے بات ابتدائی میں عرض کیا تھا کہ شمالی امریکہ، کینیڈا، یورپ، گرین لینڈ، اس سائڈ پہ ہو رہا ہے. تو جہاں پہ اس کا امپیکٹ 95% آتا ہے نا، وہاں یہ زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. اور جہاں نظر نہیں آتا وہاں آلموسٹ 55 to 65. اگر سیاسی حوالے سے بات کریں، ایگزیکٹلی، ہاں میں بھی پولیٹیکل سینیری میں آنا چاہ رہی تھی کہ حکومتی جو ہے اگر سطح پر کتنا اثر انداز ہوگا. میرے حساب سے بجٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، میرے پنٹن پاک کے ساتھ. اور آگے یہ بتائیں، جو حکومت کے ابھی جو 2 سال کی جو بھی رہتے ہیں، عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اگلے 2 سال رہتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے اس پہ اثر انداز ہوگا سورج گرہن؟ ہاں، عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ضرور آئیں گی. کون سا سال؟ دیکھیں میں 3 سال سے بول رہا ہوں، ہر کوئی ان کی پریڈکشن دے رہا ہوتا ہے، اب جا رہے ہیں، کل جا رہے ہیں، پرسوں. میں نے کہا کہیں نہیں جائیں گے، مشکلات آئیں گی. اور میں کہہ کے گیا تھا کہ یہ پی ڈی ایم
खुद तितर बितर हो जाएगी, इमरान खान को नहीं वो हटा आपका सकेगी। मेरे ख्याल में इंटरव्यू देखने के बाद हो गई तितर बितर। नहीं खैर, बहरहाल क्योंकि उसकी बुनियाद गलत वक्त पर पड़ी। लेकिन इमरान खान साहब, मैं आज फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म के बाद वो शख्स अपनी मर्जी से जाएगा। अच्छा, और मैं कितनी बड़ी बात, ये पिछले 3 साल से यही बात, तो ये मर्जी आपको 5 साल में पूरी होती दिखाई दे रही है? 5 इसके साल बाद? शायद पूरे ना हो, उससे पहले मुझे लगता है कि सिस्टम में कुछ तब्दीली आ जाएगी। ओह, इसको यहीं तक रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, बस अच्छा ये यही बताएं, ये जो सूरज ग्रहण आ रहा है ये क्या नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लेकर आएगा? नवाज शरीफ साहब को वतन तो अभी वापस नहीं लेके आएगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। एक बात याद दिलाऊं आपको मदी, आप यहीं बैठी, मैंने कहा था 5 अप्रैल के बाद शहबाज शरीफ को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ओके, बाहर आए, पर बाहर नहीं गए ना, बाहर जाना चाह रहे थे। नहीं बाहर अभी नहीं जाएंगे। अच्छा, बाहर अभी सिर्फ नहीं जेल से जाएंगे। बाहर आना था। जेल से बाहर आ गए। अच्छा। लेकिन ये कि अभी मुझे मियाँ साहब के लिए कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि वो पाकिस्तान वापस आ और रहे हैं या सियासी एतबार से कौन सी ऑपोजिशन जमात जो है वो आपको इस वक्त लीड करती हुई दिखाई दे रही है अगले 6 माह में? अगले 6 विल इट बी पीपल्स पार्टी? हाँ जी, विल इट बी पीपल्स पार्टी, विल इट बी पीएमएलएन? और देखिए, पीएमएलएन में नैरेटिव कौन जो है वो डिफाइन करेगा? मुझे लगता है नैरेटिव जो डोमिनेट करेगा इन फ्यूचर वो शहबाज शरीफ साहब का करेगा। ओके, मुफाहमत की सियासत। अब उसको मफाहमत कह लें या दानिशमंदाना कह लें। दूसरी चीज ये, मुझे सबसे ज्यादा कंसर्न एक चीज है, हमारे पाकिस्तान को खास तौर पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि हमारे जिस घर में ये सूरज गिरन लग रहा है पाकिस्तान के, तो ये जो जिन्हें मैं कहता हूँ वो ताकतें जो कि दुनिया में साजिशें फैलाती हैं, वो पाकिस्तान के लिए चीज तेज करेंगी और हमारी कोई पर्सनालिटी, कोई हमारा मुल्क की सिक्योरिटी, उसको अल्लाह ना करे, कोई अल्लाह हमारे ना हमसाए भी ऐसे क्योंकि वो जैसे तो हमारा जैसे हम अफगानिस्तान की बदकिस्मती- बात करें अब, क्योंकि उनको 11 सितंबर से पहले जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वहां से इवैक्यूएट करवाना है, सो वो हमारे लिए जो लाइन है, एरिया है, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। वो हमारे लिए इतना प्रॉब्लम तो नहीं बनेगा, वहाँ पे खेलेंगी आलमी कुव्वत है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अपने मशरकी पड़ोसी से, ओके, वो सबसे और बड़ा ये खतरा मैं आज को मैं पहले भी कह के गया था, ये जरूर अब कश्मीर के अंदर कोई ना कोई हिलजुल पैदा करेगा, ये जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, और अल्लाह के हुक्म से और सर, पंटन उसने पाक के सबके इस पर आर्टिकल रिबाउंड जो होने है वो 371 और 35 है, तो वो कर दिए वो। अब उसके बाद फर्दर क्या, कब्जा तो एक तरह से अपना एस्टेब्लिश कर अब मैं चुका है खुल के लोगों- बोलूं, हाँ जी, हाँ, बोले, ये तो बोले जी, इंतजार, बोले। हम यही तो कोशिश कर रहे हैं। ये डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको शायद अंदाजा नहीं कि अल्लाह ताला अब इसके अपने मुल्क की डेमोग्राफी चेंज करवा देगा बहुत जल्द। अच्छा, थोड़ा सा आप- टाइम है, लेकिन होगा तो इंशाल्लाह। अभी एक आप, तो मैं कहती- अफगानिस्तान- अच्छी बात आपने मोदी की बताई, मैं हाँ, कहती दोबारा बहुत कह रहे बुराइयां हैं की कि थी लोग आपने। सुनना चाह रहे हैं, मैं दोबारा ये कह फरमाइश रहा आई हूँ, है। ये मेरे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए थोड़ा सा जुल्म सितम करने की कोशिश करेंगे, और मैंने एक डिसेंट वर्ड में कहा, ये डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश करेगा, मगर अल्लाह ताला के सिस्टम है वो अपनी जगह चलता है, वो इंडिया की डेमोग्राफी अब इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब ये तब्दील बताइए होगी। कि जैसे हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की, तो आपने कहा कि अफगानिस्तान में अब जाहिर है कि इंडिया वहां से भी कर सकता है, प्रॉक्सी वॉर के जरिए भी कर बिल्कुल, सकता है, हाँ। और जाहिर है कि ये बॉर्डर हमारा खासा ये भी हसास है, तो यहाँ पर कुछ हालात की बेहतरी। और आपको क्या वाकईतन लगता है कि जो हम पिछले कई अरसे से, मदिया ने जिस तरह सवाल भी किया कि सितंबर में वो चाहते हैं कि उनकी फोर्सेज चली जाएं, अमेरिकन फोर्सेज, और तो आपको लगता है कि वाकईतन वो इस बार करेंगे या फिर टाइमलाइन बढ़ा देंगे? देखिए, मुझे लगता है ये निकल तो जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन ये खित्ते से निकलने वाले नहीं हैं। क्योंकि इस वक्त जो मैं आप ही के प्रोग्राम में रात मैंने कहा था वर्ल्ड ऑर्डर चेंज जी, हो रहा बिल्कुल। है, तो अब ये वर्ल्ड ऑर्डर डिफरेंट शेप में जाएगा, और ये चाइना, रशिया, जो मैं उस वक्त कहा था आपको, वर्सेस अमेरिका, इंडिया, क्वाड सब खत्म हो जाएगा, इनकी अब कोई वैल्यू नहीं है। अब जो सबसे ज्यादा खित्ता मुतासिर होना है वो हमारा साउथ एशिया, इंक्लूडिंग ये चाइना, कैप्रिकॉन की ये इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, अफगानिस्तान, ये नेपाल साइड वाला एरिया, और दूसरा ये मिडिल ईस्ट वाला। अच्छा, ये एक सवाल जो कि सब पूछना चाहते हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, वो भी आम आवाम भी पूछना चाह रही है कि मौशी तौर पर बेहतरी क्या इस साल हम एक्सपेक्ट करें? लोग बड़े परेशान आम हैं। आदमी के लिए, आम आदमी। मेरी बहन, मैं आपसे कह के गया था 5 अप्रैल के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी को पॉजिटिव, वो नजर कदों आनी है, ये मैं पूछ रही हूँ, जो आप आम देख रही हैं, आम इंडिया- आदमी अच्छा, है, आप मार्केट ये का- बोल रही हैं कि आम आम आदमी, आदमी, हम आवाम, हम आम बताएं। आदमी तक अगर रब को मंजूर हुआ तो मेरे पंचन पाक के सदके इस साल के नवंबर की
20 तारीख के सब बाद हाथ से उठाएं। इसका थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आना शुरू होगा। आमीन इलाही। सिर्फ आमीन, इमरान आमीन। खान साहब को एक एडवाइस कर दूं जी, कि सितंबर का महीना 12 सितंबर से और 21 नवंबर तक उनको थोड़ी चलें एहतियात जी। करनी चाहिए। जी आपने अच्छा, सुन लिया? एक आपसे अच्छा, रिक्वेस्ट कर जी, दूं, जी। चाहे मैं चला भी आपका कोई फेसबुक हाँ, का बस, अकाउंट बस, नहीं कोई है, अकाउंट नहीं। इनकी कोई और ब्रांच नहीं है, आपने इनसे कांटेक्ट करना हो तो सीधा आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जी बिल्कुल ऐसा ही है। और नकालों से होशियार। हाँ, लेकिन यहाँ पे तुम नकालों की बात करें, बहुत शुक्रिया जी मायू भाई ने मैं जो नकालों की बात करें, लेकिन मसला ये है कि हुकूमती सतह पर हम देख रहे हैं कि नकल हो रही है, और नकल भी कैसी हो रही है, जाली पेपर्स बनाए जा अंदाजा रहे हैं, करें। और फिर उन जाली पेपर्स की बिना पर सरकारी लेवल पे लोगों को नौकरियां मिल रही सिर्फ हैं। 3 लाख रुपए में, सिर्फ 3 लाख बस। रुपए, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए नौकरी ले लो, 3 लाख रुपए में। तो जनाब ये हाल हो रहा है। और ऐसे में जनाब जो नर्सेज हैं, यानी कि जिनका काम मसीहाई का है और बड़ा सेंसिटिव काम है, तो जनाब वो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो जाली पोस्टिंग के ऑर्डर हैं उस पर 4 साल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उसमें भी अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। और कहाँ है मदिया? बिल्कुल जी, और महकमा पंजाब के हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और अस्पतालों के अहदेदारों ने मुबैना तौर पर बेसिकली हुआ ये कि जाली लेटर्स बनाए, और इन जाली लेटर्स के बिना पर 18 इंचार्ज नर्सों की पोस्टिंग के ऑर्डर जो हैं वो निकाले गए। ये वो चीज़ें हैं जो कि अभी तहकीकात में सामने आई हैं, एंड यू नेवर नो कि क्या ये तादाद सिर्फ 18 तक ही मुश्तमिल है या फिर इनमें नर्सेज ही आती हैं या इनमें कुछ डॉक्टर्स भी शामिल हैं। तो इसी वाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मुसर्रत साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये बताइएगा कि ये कैसे इंकशाफ हुआ, कैसे तहकीकात हुई, कैसे पता चला कि जी ऐसे लेटर्स बन रहे हैं, 3 लाख रिश्वत दी जा रही है और अच्छी सरकारी नौकरियां मिल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में ये कल्चर कितना डीप रूटेड है और किस किस लेवल की करप्शन होती है। हर दिन हमारे ऊपर एक नई परत खुलती है, लेकिन ये जो 18 इंचार्ज नर्सें थी, इनके खिलाफ इनको शोबाज भी किया गया और इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। जो महकमा सेहत है, इनका एक खुसूसी निगहदाश्त का जो एक इदारा है, उन्होंने जो ये इंसदाद बदउनवानी एस्टैब्लिशमेंट को ये एक एप्लीकेशन दी और इनके खिलाफ कार्रवाई भी उन्होंने कहा है कि प्रॉपर कार्रवाई की जाए, ताकि फिर इनके खिलाफ FIR दर्ज करा के तो जितनी भी इन्होंने मरात ली हैं और जिनको इन्होंने एडजस्ट कराया ऑन फेक डॉक्यूमेंट्स, उनकी वो ना सिर्फ मरात वापस ली जाएंगी, इनके खिलाफ FIR भी दर्ज होंगी और तमाम कानूनी कार्रवाई। लेकिन मुझे ये बताइएगा मुसर्रत जमशेद साहिबा कि ये 4 साल से काम कर रही हैं आपके दौरे हुकूमत से पहले से, तो ये पता कैसे चला कि जनाब ये हेड नर्सेज जो हैं ये वो नहीं हैं जो बता रही हैं? कोई टीका गलत लगा दिया, क्या किया आखिर, कैसे पता चला? जी ये देखें, बेसिकली इसमें होता ये है कि डिपार्टमेंट के अंदर से ये इंफॉर्मेशन लीक हो रही होती है। तो पहले ज़मानों में चूँकि सारा सिस्टम मुलविस होता था, तो ऐसी आवाज़ों को जो ये आवाज़ें उठाते थे, बजाय इसके कि महकमा उन इंफॉर्मेशन के ऊपर कार्रवाई करे या कोई इन्वेस्टिगेशन करे, उल्टा जो शिकायत लगाता था उसको ही फारिग कर दिया जाता था। लेकिन अभी आपको पता है कि बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इसमें जो मैं एक अच्छी बात है जो आपके चैनल के तवस्सुस से आवाम को आगाह करूंगी, अब इसमें जितने भी महकमे हैं उनके ऊपर बहुत सारे न्यूट्रल चेक एंड बैलेंसेज आ गया। मसलन हर एक को डर लगा रहता है कि प्राइम मिनिस्टर हर वीक ऑलमोस्ट दूसरे वीक आके बैठ जाते हैं, लाइव लोगों की कॉल सुनते हैं। जो पोर्टल है प्राइम मिनिस्टर का, उसके ऊपर हर तरह की जब इंफॉर्मेशन आती है तो जब ऊपर से कहा जाता है कि इसको इन्वेस्टिगेट करें, चेक करें, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहता है तो फिर उसको कोई लेतोलाल से काम नहीं ले सकता। बिल्कुल मुसर्रत, आप बिल्कुल सही बात करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हम ये भी देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद जो अवाम से डायरेक्ट हो गए हैं, वो खुद डायरेक्ट अवाम की कॉल ले रहे हैं। लेकिन अभी जो स्पेसिफिक इसकी बात कर रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंसी और ये जो करप्शन और ये जो इस तरह की चीजें, इनको जो ग्राउंड लेवल पे जिन लोगों की कभी रिसाई हो ही नहीं सकती थी, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के किसी ओहदेदार तक, तो ये एक ऐसे चैनल है और अभी ये खुलेंगे। ये एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंसी। लेकिन मुसर्रत, जैसे भी आप बात करी थी कि पहले होता था कि जो शिकायत लगाता था ना, उसी के खिलाफ एक्शन ले लिया जाता था, उसी को निकाल लिया जाता। अच्छी बात है कि जिसने शिकायत लगाई और जिसके खिलाफ शिकायत लगाई उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये जो 18 नर्सेज जिनकी भर्तियां की गई हैं, ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस में आती है। किसी अगर मरीज के साथ मिस हैंडलिंग हो जाए, किसी की जान जा सकती है। क्या मुकदमा दर्ज किए गए हैं, क्या अब इनको सजा दी जाएगी?
देखें, एक तो इनके खिलाफ FIR जो एक डिपार्टमेंट होता है ना, जैसे इंसदादे बदउनवानी एस्टैब्लिशमेंट, उनको कहा है कि इनके वो जब उनको ये जब एप्लीकेशन गई, एक पूरी लीगल प्रोसीजर को अडॉप्ट करना बहुत बार जरूरी होता है, फिर ताकि इनके खिलाफ का ना सिर्फ FIR दर्ज होगी बल्कि इन्होंने जितनी मरात ली है अच्छा, और इनकी वजह से ये तो जिन्होंने मरात ली है इनके बारे में तो जाहिर है, चले हमने बात कर दी। जो रखने वाले हैं, जिन्होंने इनको रखवाया, उनको भी, उनका क्या होगा? उनको भी बिल्कुल उनको अपनी जॉब से हाथ धोने पड़ेंगे। वो हैं कौन लोग, पता चले आपको? उनके खिलाफ भी देखिए एक पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हर एक चीज मंजर आम पे आएगी, इसको किसी सूरत भी हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और एक और चीज है कि तमाम अब जो नर्सेज और जो इस तरह का पैरामेडिक्स और जो इस तरह का स्टाफ है, उन तमाम की स्क्रूटनी भी हो रही है, तमाम को चेक किया जाएगा ताकि खुदा ना खास्ता, जैसे एक बहुत मशहूर जमाना, बदनाम जमाना जिसमें पूरी दुनिया में हमारी जगह आई हुई थी, पायलट का इशू, कि फेक पायलट भी माशाल्लाह से इस मुल्क में दस्तयाब थे, और अब आके ये नई इंट्रोडक्शन हुई है हमारे सबके ऊपर के भाई नर्सिस और ये पैरामेडिक्स में भी बहुत सारे जालसाज मौजूद हैं। और अब इसके ऊपर हम ये कर रहे हैं कि हमारा महकमा सेहत ओवरऑल, और ये हो जाए तो अच्छा है ना, ताकि दोबारा से इस तरह की खुदा ना खास्ता और एक अवाम के अंदर भी जो एक तशवीश आई है उससे भी हम छुटकारा पा सकें। तो एक पूरी ओवरऑल एक स्क्रूटनी हो रही है जिसमें हर एक को अपने डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें वो प्रोवाइड करनी होंगी, और उससे फिर और भी मेरा ख्याल है, मेरा तो ये मानना है कि इसमें और सारे लोग, बहुत सारे लोग भी निकलेंगे जब ये सारा प्रोसेस होगा। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ तो मौजूद थी। अब हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के जाने, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, सफ़र वसीला ज़फ़र और सैरो सयाहत के दिलदादा अफराद को तफरीह करने से कौन रोक सकता है? जी मैं बताता हूँ कौन रोक सकता है। वो रोक सकता है कोरोना। कोविड-19 के बायस सब कुछ ठप होकर रह गया था 2020 में, लेकिन उसके बाद सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी, और बहुत से लोग जो सिर्फ मुल्क से बाहर जाने का रुख करते थे, ठानते थे, और अब जो है वो पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर से गोरे आके तारीफें करते हैं कि जनाब पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। और हमें पता ही नहीं था। मसला ये हुआ कि जब हमने देखा कि जी कुछ गोरे व्लॉगर जब पाकिस्तान में आए और उन्होंने जब पाकिस्तान में गलियात का रुख किया, हमारे नॉर्दर्न एरियाज में गए, वहां जाके जब उन्होंने खूबसूरती देखी, उन्होंने वीडियोस बनाई और उन्होंने पिक्चर्स खींची, तस्वीर खींची, सोशल मीडिया पे जब धूम मची तो लोगों ने कहा कि भाई हम क्यों इतना लाखों रुपया खर्च करके मुल्क से बाहर जा रहे हैं, व्हाई नॉट कि हम अपने मुल्क में ही जाएं, सैरो सयाहत के लिए निकलें, हमारे मुल्क को भी फायदा होगा और ऑफ कोर्स हमें भी फायदा होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं, क्योंकि मुल्क में सैरो सयाहत जो एकदम बड़ी है, रिकॉर्ड तोड़, हमने देखा है कि रेवेन्यू भी हमने इसमें कमाया है। तो सैयद कमर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेंबर बोर्ड टूरिज्म है, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले बताइएगा, कुछ वजूहात तो हमने बयान की कि क्यों पाकिस्तान में टूरिज्म बढ़ी, लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ टूरिज्म बढ़ी, लोगों का रोजगार जो है वो भी टूरिज्म की वजह से बढ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सुबह आप लोगों ने आज जगह दिया टूरिज्म के ऊपर, और माशाल्लाह से टूरिज्म सर आपकी टाई पे भी आपका शुक्रिया। ऐसी, अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टूरिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये आपको वैसी नींद से जगा देता है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें आपको ब्यूटी और सीनिक व्यू आपके सामने आते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले हमने दरअसल गोरों पर ही इन्हिसार किया हुआ था, लेकिन मैं आपको कुछ खुशखबरी दूँ आपकी वसातत से नाजरीन को कि देखिए हमने जब ये प्री कोविड को स्विच ऑफ करके अब हम पोस्ट कोविड में आए हैं, तो एक इतनी खुशाइन बात ये हो गई कि हमारी जो डोमेस्टिक टूरिज़्म है वो इंक्रीज़ हो गई। और माशाल्लाह से डोमेस्टिक टूरिज़्म अगर आप पिछले एक साल से देखें तो 250 से 300% बढ़ चुकी है माशाल्लाह से। अब उसमें देखें कि हिस्सा किस किस ने डाला है। देखें जब ये गवर्नमेंट की सीरियसनेस, गवर्नमेंट का फोकस टूरिज़्म पे देखा, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो दे ऑल्सो स्टार्टेड टर्निंग न्यू पेज इन द टूरिज़्म सेक्टर। अभी आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में माशाल्लाह से पूरा मुकम्मल एक टूरिज़्म के ऊपर एक चैनल शुरू हो चुका है, डिस्कवर पाकिस्तान। फिर मैगजीन्स एक बड़ा खूबसूरत आया है, फैसिनेटिंग, पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है जी, जो कि पाकिस्तान सॉफ्ट इमेज को और पाकिस्तान के जो अपना रियल कलर्स हैं उसको उजागर कर रहा है। और उसमें ये देखें कि अब जितने भी आपके
सेक्टर्स हैं प्राइवेट सेक्टर, वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चित्राल में देखिए अब 5 स्टार होटल बनना शुरू हो गया है। और फिर जो सबसे बड़ी बात, आपने कोविड की बात की, इसमें मैं आपको एक और आपको बताता चलूँ कि अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि महफूज सयाहत की ट्रेनिंग जो है वो सेफ़ टूरिज़म ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है, और वो KPK में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है और कश्मीर में भी है। अच्छा, लिहाजा इस इनिशिएटिव से बहुत फ़ायदा होगा और लोगों को आसानी होगी। अच्छा, अब जरा एक चीज जरा समझा दीजिएगा तरफ जाने में। एक तो जाहिर है जी, कि फरमाइए। पाकिस्तान में जब आज से कुछ अर्सा पहले तक सफर करते थे लोग, तो उनके कई चैलेंजेस होते थे, सहूलियात मुयसर नहीं आती थी, बिहेवियर के इश्यूज होते थे, वॉशरूम्स नहीं मिलते थे, ट्रैवलिंग की काफ़ी सारे मसाइल थे। तो अब ये जो सहूलियात मुहैया करने का सिलसिला है, इसमें क्या किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर कोई चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है कि ज़्यादा निर्ख वसूल ना किए जाएँ, क्वालिटी मेंटेन रखी जाए, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। देखिए जी, पहले तो पिछले कई सालों से तो इस पर कोई तवज्जो दी नहीं गई टूरिज़्म के ऊपर। अब क्योंकि टूरिज़्म पर तवज्जो दी गई है, फोकस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, तो इसमें हर चीज़ जो भी अब हो रही है वो सारा उसका बाकायदा मास्टर प्लान के साथ बनाया जा रहा है। जो आप एकेडमिक्स पे आप गुफ्तगू करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि यहाँ पे अभी इतने एरियाज़ जो हमारे, जिस तरह 20,000 हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं, उन्हीं को एक्टिवेट किया जा रहा है ताकि वो इनको जिस तरह से आपका बिलियन ट्रीज़ का प्रोजेक्ट है, ये इसके साथ साथ ये माहौल को ही साफ़ नहीं करेगा, वहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही लोगों को कि किस तरह से एक तो मशरूम ग्रोथ से बचाया जाए उन खूबसूरत मनाजिर को, दूसरी बात ये कि उसको सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जाए, उसके मिनिमम स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं बाकायदा से, वो हम उस पॉलिसी बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के PTDC के साथ। तो इसका बड़ा फ़ायदा होगा। फिर सबसे बड़ी बात है कि देखिए ब्रांड पाकिस्तान लॉन्च करने की पाकिस्तान को एक मौका मिल रहा है, जो कि इंटरनेशनल टूरिज़म समिट होगी। बिल्कुल, इसमें ये पहला मौका है पाकिस्तान के लिए। उसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान को बेस्ट वर्ल्ड डेस्टिनेशन भी डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि इंटरनेशनल फोरम्स हैं जिसमें फोर्ब्स को ले लें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि एक सही सिमत में हो रही है। पाकिस्तान बकेट लिस्ट में भी आया है बहुत सारे लोगों के जो कि टूरिज्म के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। अब ये बताइएगा, जैसे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का तो हमने देखा कि उन्होंने 12.25 अरब जो है वो टूरिज्म की मद में गवर्नमेंट ने कमाया। बाकी कौन कौन से सूबों में आप पोटेंशियल देखते हैं कि वहाँ पे भी टूरिस्ट आ सकते हैं? जहाँ देखिए हमारा 1916 1917 में हमने तकरीबन कोई GDP का 20 बिलियन जो है ना इस पे अर्न किया था। तो अब वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए बिल्कुल हम तैयार खड़े। और अब आप देखेंगे कि हमारे KPK में, उसके अलावा चित्राल में, गुलेन में, सॉल्ट रेंज है, फिर मकरान कोस्टल देख लें आप, 750 मील की पूरी एक वो बेल्ट है जिसमें बीचेस ही बीचेस हैं। फिर थरपारकर डेजर्ट है, फिर हमारे नंदाना चले गए थे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। नेशनल पार्क खबर अब्बास साहब, और हम अपने लोगों के लिए क्लैरिफाई कर दें कि वो 1916 नहीं बल्कि 2016 की बात कर रहे होंगे। 1916 में तो जंग अजीम अव्वल के असरात से ही लोग 2016 तो अभी 2016-17 की बात, 2016-17 वी गॉट योर पॉइंट सर। और बड़ी अच्छी बात है, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और जाहिर है कि आप जैसे एनर्जेटिक लोगों की बड़ी जरूरत है ताकि लोग भी इससे मोटिवेट रहें। खुश इखलाकी भी बड़ी मैटर यहाँ पे करती है। बहुत शुक्रिया जी, शाह साहब मौजूद थे। और ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि अब ये भी देखना है कि अंदरूनी सिंध में भी, पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी अगर आप वहाँ का रुख करें, वहाँ पे ऐसे खूबसूरत बीचेस हैं, और एक बार उनकी भी पिक्चर्स और उनके भी कमाल किस्म की वीलॉग्स अगर बन गए तो दुनिया भर से लोग आएंगे। गवादर का स्टेडियम, आपने गवादर का स्टेडियम देख लिया ना? ICC खुद हैरान परेशान कि यार मतलब कितना खूबसूरत है नजारा, ऐसे कोई स्टेडियम दिखाया तो सही। तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए जी, हम क्योंकि हम सयाहत के वाले से बात कर रहे हैं तो आपको एक बात फिर से बताते चलें कि दुनिया के बुलंद तरीन बर्फीले पहाड़ अगर आपको देखने का शौक है, आप सैरो सयाहत के शौकीन हैं, तो आपकी जो ख्वाहिश है जनाब, उसकी तकमील के लिए PIA की एयर सफारी एक बार फिर 12 जून से फिजाओं में बुलंद होगी। बिलाशुबा बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, और हर मुसाफिर जो है, हर मुसाफिर के लिए एक विंडो सीट होगी। जाहिर है 2 बंदे बैठे हुए, एक विंडो सीट पे बैठा हुआ है, तो उसके बाद दूसरा बेचारा तो झांकियां मार के जो है वो देख पाएगा, और दूसरा क्या कोनी मार के परे हटो। तो उसको खत्म करने के लिए जनाब ये किया गया है कि जनाब यकतरफा किराया 25,000 रुपए होगा। अब्दुल्ला हफीज साहब हमें ज्वाइन करें, PIA के तर्जुमान हैं, उनसे जनाब बात करते हैं। अब्दुल्ला हफीज साहब बताइएगा, ये इनिशिएटिव जो है
اب وہ کیسے لیا گیا؟ اور یہ شوق تو خاصا مہنگا ہے، تو یہ پہلے تو یہ خواب ہی ہو سکتا تھا متوسط طبقے کے لیے، کیسے آپ نے یہ خواب پورا کیا؟ یہ شوق اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے، نارمل جو فیئر ہے اس سے کوئی تھوڑا سا ہی زیادہ، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے بیکاز یہ ایک خصوصی پرواز ہے جہاں پہ آپ صرف ونڈو سیٹس دکھیں گی اور اس کے اوپر جائیں گے آپ، اور دنیا کے حسین ترین نظارے آپ دیکھیں گے، دنیا کی بلند و بالا چوٹیاں آپ دیکھیں گے. ایسے لیول کے اوپر آپ کو ان پہاڑیوں کی سمٹ یا ان پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں گی جو کہ آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں دوبارہ یہ نہیں دیکھ سکیں گے. وہاں پہ لینڈ کرنے کے بعد آپ کی خاطر مدارت کا ایک بھرپور انتظام ہوگا اور واپسی پہ آپ ریٹرن فلائٹ کے اوپر آ جائیں گے. تو دیکھا جائے تو یہ بالکل بھی مہنگا نہیں ہے، اس کی انٹروڈکٹری پرائس جو ہے وہ 25,000 رکھی گئی ہے. اور ابھی بھی ہمارے پاس جو زیادہ ڈیمانڈ آئی ہے وہ انتھوزیسٹ کی آئی ہے جو کہ باقی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے حساب سے یہ پرائس بہت. عبداللہ، یہاں پہ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں سفر کہاں سے کہاں تک کا ہوگا، اس میں کتنے مسافر جو ہیں وہ سوار ہوں گے، اور کتنی دیر کا سفر ہوگا؟ یہ اسلام آباد سے فلائی کرے گا اور یہ کاغان ناران کی سیٹ لیتا ہوا یہ جھیل سیف الملوک کے بالکل اوپر سے یہ فلائی کرتا ہوا گلگت بلتستان کے اندر داخل ہوگا. اور وہیں پہ آپ کو جہاں اپنی دائیں جانب آنسو لیک نظر آئے گی جو کہ نارملی زمینی رستے سے دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اسی طرح آپ جب آگے جائیں گے تو آپ کو نانگا پربت کی چوٹی نظر آئے گی. اس کے بعد آپ دنیا کے طویل ترین پہاڑی سلسلے کی طرف جائیں گے جہاں پہ آپ کو عمودی کھڑی ہوئی چٹانیں اور پہاڑ جس میں ٹینگو ٹاور ہے، گیشب روم پیک ہے، مشب روم پیک ہے، براڈ پیک ہے، K2 ہے، یہ تمام آپ کو اپنے ونگ لیول کے اوپر نظر آئیں گے. اور اس کے بعد یہ جہاز دوبارہ ٹرن کر کے K2 کے سامنے سے ہوتا ہوا دیوسائی کی وادی کے اوپر جائے گا اور دیوسائی کے پلیٹو کے اوپر جائے گا، اور دیوسائی کے پلیٹو کے اوپر سے ہوتا ہوا یہ سکردو کے اوپر لینڈ کرے گا. سکردو ارائیول کے اوپر ہم نے ہمارے اس پورے ایڈونچر کے اندر جو پارٹنر ہے وہ شنگریلا ہوٹل اینڈ ریسورٹ ہیں، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ سکردو کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے لوور کچورا لیک کے اوپر یہ واقع. وہاں پہ لوگوں کی چائے کا انتظام ہے، وہاں پہ لوگ تھوڑا سا سستا لیں گے، تھوڑا ریسٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد واپس ایئرپورٹ لائے جائیں گے جہاں سے وہ ریگولر فلائٹ کے ذریعے واپس اسلام آباد پہنچ جائیں گے. اچھا جی، اور اس پر سفر والے جو سیاح ہیں ان کو بکنگ کے لیے کیا سہولیات دی جا رہی ہیں آپ کی طرف سے؟ اس فلائٹ کی بکنگ ہر چینل کے ذریعے ہو سکتی ہے، چاہے تو آپ آن لائن بکنگ کرا لیں، چاہے تو PI کے دفاتر سے آ جائیں، یا چاہے آپ اپنے ایجنٹوں سے یا جو آپ کے ٹریول پارٹنر ہے اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ اپنا ٹکٹ بک کرا لیں. تو یہ کہیں سے بھی ٹکٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو ٹکٹ کہیں سے جا سکتا ہے، بڑا آسان ہے، آن لائن کا سسٹم ہے، آن لائن ٹکٹ بک کرائیں اور آپ سیر کریں کمال قسم کی. ہم بھی ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں کیونکہ مجھے بھی اپنی ٹکٹ بک کرانی. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں لیا سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے نوجوان کی فل آف آئیڈیاز. 22 سالہ اسامہ ہیں جن کو یوٹیوب پہ جگا جٹ ٹیکنیکل کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ نام بھی بڑا ٹیکنیکل ہے. نام بھی بڑا ٹیکنیکل ہے. اشفاق یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں اور چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو چھوٹا سا ہیلی کاپٹر بنانا بھی سکھا دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ. اچھا جی، یہ دیکھیں مطلب ماڈلز ڈفرنٹ طرح کے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر لفٹرز پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں کیا کیا، اور آپ ان کے چھوٹے چھوٹے پرزے، یہ بڑا مشکل اور مہارت کا کام ہے. تعلیم ان کی اتنی نہیں ہے لیکن جو ان کا کام ہے نا وہ کافی زیادہ غیر معمولی ہے. اور کھیتی باڑی کرنے والے مڈل کلاس کے اس نوجوان کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اب تک مختلف قسم کی گاڑیاں جو آپ ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھ بھی رہے ہیں انہوں نے ایسے ماڈلز بنائے کہ آپ کو لگتا ہے اوریجنل ہے. جی بالکل، اور بڑی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کو جتنا سراہا جائے وہ کم ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے اسامہ اور جگا جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسامہ، پہلا بیسک سوال، کیسے ہوا یہ شوق؟ اس طرح ہوا کہ بچپن میں ہمارے حالات کچھ اس طرح تھے کہ ہم کھلونے میرے پاس نہیں ہوتے تھے. جب میں کسی بچے کے پاس کھلونا دیکھتا تھا تو میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں اس کھلونے کے ساتھ کھیلوں، لیکن وہ کھلونا ہم خرید نہیں سکتے تھے. لیکن جب میں اس بچے کے پاس وہ کھلونا دیکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذہانت بخشی ہے کہ میں اس کھلونے کا اس کھلونے کو جو ہے میں اس طرح دیکھ لیتا تھا کہ وہ اس کی ایک ایک چیز میرے ذہن میں بیٹھ جاتی تھی. پھر اس کو جو ہے میں گھر آ کے جو ہے گتے کے اوپر ٹرائی کرتا تھا، اس کو بنانے کی کوشش کرتا تھا. جو گھر میں گتا پڑا ہوتا ہے تو وہ ٹوٹا پھوٹا جو بن جاتا تھا، لیکن وہی پریکٹس کرتے کرتے آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام تک وہی اس پریکٹس کرتے کرتے جو کھلونے بناتے لیکن اب جو ہے میں
इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि जो खिलौना बनाता हूं उसके अंदर इलेक्ट्रिक चीज़ें मोटरें वगैरह डालता हूं और वो जिस तरह असली खिलौना काम करता था, जिस तरह असली खिलौना काम करता है उसी तरह ये मेरा बनाया हुआ हाथ के साथ खिलौना जो है वो काम करता है और बहुत अच्छी तरह वर्क करता है। लोग उसको बहुत दूर दूर से देखने आते हैं और उस खिलौने की वीडियो बनाकर मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता हूँ और मुझे बहुत जैसे आप ज़्यादा चीजें बना रहे हैं, कैसा गुमान होता है आप किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो आप ये बताएं लोगों को कि आपकी तालीम कितनी है, कहीं से कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है आपने इन चीज़ों की? मैंने किसी जगह से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। ये मिन जानब अल्लाह है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये जहानत बख्शी है कि मैं किसी चीज़ को भी देखता हूँ तो वो मेरे जहन में जो सेम कॉपी जो है उसकी मेरे जहन में बन जाती है। जिस वक्त जब चाहूँ मैं उसको जो है उसकी कॉपी जो है उसकी जो कॉपी है वो मैं तैयार कर सकता हूँ और वो वर्क भी करेगी। अगर मेरे पास उसके पार्ट वगैरह हों तो मैं, अगर ना भी हो तो मैं शहर से कोई कबाड़ वगैरह से इकट्ठे करके जो है मैं इंशाल्लाह जो कार है किसी चीज़ भी का भी कोई मॉडल है तो इंशाल्लाह मैं कर लूँगा। अच्छा, वैसे कुछ तो हम ज़ाहिर है मनाजिर भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं उन मॉडल्स के जो आपने बनाए, लेकिन आप खुद बताएं ज़रा कि कौन कौन से मॉडल्स अब तक आप बना चुके हैं चीज़ों के? अब तक जो है मैं बहुत सारे मॉडल बना चुका हूँ जिसमें फॉर्चूनर है, ट्रैक्टर ट्राली है, हार्वेस्टर है और ट्रैक्टर के तमाम औजार हैं जिसमें रोटावेटर है, हल है, करा है और उसके अलावा मैंने एक छोटा सा कुआं भी बनाया है जो बहुत अच्छा बना है, जो जिसके मैंने उसके अलावा मैंने एक कुआं भी बनाया जो बहुत अच्छी तरह से काम करता है, बहुत खूबसूरत है, जो वो पानी भी निकालता है उसी तरह। उसके अलावा मैंने एक छोटा सा नलका बनाया है, वो भी जिस तरह असली नलका है वो पानी निकालता है उसी तरह उसकी मैंने वो हथी लगाई है, जब उसको हम चलाते हैं तो वो पानी निकालता है, वो बहुत खूबसूरत लगता है। उसके अलावा मैंने थ्रेशर बनाई है जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो सामा ये बताएगा कि वैसे आपकी आमदनी का जरिया क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि ये जो आप वीडियोस भी बना रहे हैं, लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो कितना कमा लेते हैं? लोग जानना चाह रहे हैं। मेरी आमदनी का ज़रिया आज से जो है 4-5 मंथ पहले कुछ भी नहीं था। पहले हमारी जो है वो खेती बाड़ी थी, हमारे पास जो कुछ हमने ज़मीन ठेके के ऊपर ले रखी थी 2-3 एकड़। लेकिन जब से मैंने ये यूट्यूब का चैनल जो है स्टार्ट किया तो इससे मेरी अच्छी खासी अर्निंग होती है, अच्छी खासी जो है जिससे हमारा घर वालों का, हमारी फैमिली का और मेरा जो मैं चीज़ें बनाता हूँ उसका जो खर्चा है वो बहुत ही जो है अच्छी तरीके से निकल आता है। हमारा जो हमारी फैमिली का जो है वो अखराजात पूरे हो जाते हैं, हमारा गुजारा बहुत अच्छा चल जाता है। अच्छा, तो अभी तक जाहिर है कि यूट्यूब पर तो आपकी धूम है, किसी इंजीनियर ने, किसी कंपनी ने, किसी बड़े आदमी ने आपसे रब्ता किया, इससे मुतालिक बात की? नहीं जी, अब तक मेरे साथ जो किसी ने रब्ता नहीं किया, ना किसी बड़े आदमी, ना MP, ना MN ने। वो वाहिद जो है वो आपकी ARY की टीम है जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, आपकी ARY टीम ने, और मुझे इधर इस मुकाम तक लेके आई, इस प्लेटफार्म तक, जिसकी वजह से आज लोग मुझे देख रहे हैं। तो मैं आपके प्लेटफार्म का दिल की अथा गहराइयों से मशकूर ममनून हूँ कि आपने मुझे जो है इस मुकाम तक पहुँचाया। एंड ट्रस्ट मी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पास आप जैसे पाकिस्तान में टैलेंटेड लोग भी हैं जिनकी तालीम इतना हो फिर भी वो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। ये बताएं फ्यूचर के क्या प्लान है सामा? मुस्तकबिल में मेरे इरादे ये हैं कि क्योंकि मैं गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ सका, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं अपने मुस्तकबिल में जो है कोई ऐसा काम कर जाऊँ, कोई ऐसा जो है रफ़ाई काम कर जाऊँ जिसकी वजह से गरीबों के बच्चे वो पढ़ सकें, वो तालीम हासिल कर सकें और वो भी आगे जा सकें। क्योंकि हर बंदे का दिल करता है कि वो तरक्की करे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनके माली हालात बहुत तंग होते हैं, वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर जो जहानत बहुत ज़्यादा होती है। अगर उनको खर्चा या उनको सपोर्ट किया जाए तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मैं कोई ऐसा रफ़ाई काम कर जाऊँ कि मेरे मरने के बाद भी लोग जो है वो उसे फ़ायदा उठाते रहें और मुझे कब्र में जो है वो सवाब पहुँचे। नहीं, अल्लाह ताला अभी बड़े छोटे हैं, ऐसी बात जी, ऐसी बातें ना करें, अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर करेगा। और उसामा, मैं जो है वो अभी अपने फ़ोन से कई गाड़ियों की तस्वीरें आपको भेजूंगा और आपने जो है वो बस मटेरियल अरेंज करके वो गाड़ियाँ मुझे बना के देनी है। मैंने उसके ऊपर नाम जो है उन्हीं गाड़ियों की कंपनियों को लगाना है और मैं जो है वो कम रेट पे वो गाड़ी। अच्छा, एक मैं जरा दोबारा दिखाना चाहूंगी, जो फायर ब्रिगेड की जो उन्होंने गाड़ी बनाई थी वो मैं चाहूंगी प्रोड्यूसर साहब प्लीज वो वीडियो जरा दोबारा चलाएं। ऐसे काम नहीं करती, असली वाले इतना कमाल काम नहीं करती। मतलब सामने आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड की इनकी बनाई हुई गाड़ी वो आती है, वो उस पर पानी फेंकती है और आपके सामने वीडियोस में देखा कि किस तरीके से वो पानी जो है वो बुझ भी जाता है, आग जो है वो बुझ भी जाती है। हाँ जी, ये देखें, ये फायर ब्रिगेड की गई है, ये देखें, वाह जी वाह, जबरदस्त। और ये देखिए, ये लगी हुई ये देखने के बाद पड़ोसी मुल्क चीन राब्ता जरूर कर लेगा इनसे। उससे बड़े फायदे होंगे। क्योंकि भाई बहुत सारी ऐसी गलियां हमारे पाकिस्तान में भी देखा जाए कि गलियों में फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती, तो हो सकता है इस इतने साइज की जो गाड़ी है शायद जरूर जा सकती हो। ये देखो, और इतने साइज की फिर आग भी उतने ही साइज की बुझाएगी। थोड़ी सी बड़ी कर लें,
But this is cute, this is हाँ cute. जी। भाई बड़ी अच्छी बात है उसामा, we are so proud of you और अल्लाह So करे proud आप of you. आगे भी ऐसी वीडियोस बनाते रहे. चले जी, तो इसी के साथ हमारा जो प्रोग्राम है बाखबर सवेरा वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है. ख़वातीन और हज़रात, आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ. आज वेलकम बैक नाज़रीन. अस्सलाम वालेकुम. प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया. इस पर बात करते हैं